कुछ लोन्स हैं जो आपने लिए हैं और उन लोन्स की अमाउंट लिखी हुई है जी, उन लोन्स का रेट लिखा हुआ है और उन लोन्स की डेट लिखी हुई है कि ये किस डेट पे आपने लिया है। ठीक है, नॉर्मली ऐसे थोड़ी होता है कि आप एक ही लोन पर ले लेते हैं, एक से ज्यादा लोन्स ले लेते हैं या एक से ज्यादा लोन्स दे दिए जाते हैं। आप एक दफा बैंक में पैसे नहीं जमा कराते, आप पीरियोडिकली बैंक में पैसे जमा कराते रहते हैं, आप हर महीने की सेविंग बैंक में जमा करा रहे हैं। तो डिफरेंट कैश फ्लोज जो है ना, वो एक से ज्यादा दफा आप पेमेंट करते हैं, एक से ज्यादा दफा लोन लेते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक ही दफा लोन लिया तो दैट विल बी इनफ, और या एक ही दफा आपने जो है ना वो डिपॉजिट कराया तो दैट विल बी इनफ। लेकिन जब आप बहुत सारी अमाउंट्स लोन लेते हैं या देते हैं, ठीक है, इसे हम कह सकते हैं कि मल्टीपल टाइम्स आप लोन ले रहे हैं या दे रहे हैं। और अगर हम बात करें कि इन अमाउंट्स की जो है ना वो फाइनेंस कैलकुलेशन कैसे की जानी चाहिए, तो आपने ये रूल, ये प्रिंसिपल ध्यान में रखना है कि किसी भी अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो जितनी अमाउंट होगी, जितने टाइम के लिए आउटस्टैंडिंग रहेगी और उसका जो रेट होगा उसके हिसाब से उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल लेट्स सी, ये हमारे पास अनइवन कैश फ्लोज हैं और इन कैश फ्लोज के अंदर अमाउंट है 1 लाख रुपए, कभी 2.5 लाख ले लिया आपने, कभी 3.5 लाख रुपए ले लिया। ये सारी अमाउंट्स आपने लोन की फॉर्म में ली है। और फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 6% कंपाउंड एनुअली 1 लाख रुपए वाले लोन की बात करें तो आपने 6% कंपाउंड एनुअली जो है ना ये लोन लिया होगा। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम लोग 2.5 लाख रुपए वाले लोन की बात करें तो ये 4% कंपाउंड क्वार्टरली इसका रेट है। तो डिफरेंट रेट्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट कैश फ्लोज हैं, हर एक के ऊपर डिफरेंट रेट लगा और ये किस डेट पे आपने लोन लिया है ये वो वाली अमाउंट आ रही है। अच्छा, अब आपसे सवाल ये है कि मुझे बताएं कि जनाब ये जो आपने 6 डिफरेंट लोन्स लिए हैं, इन तमाम लोन्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2025 पे जाके। ठीक है, तो हम हर एक लोन की अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि ये जो हमारी 1 लाख रुपए वाला लोन है इसके ऊपर 6% कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है, एनुअली इंटरेस्ट लगा हुआ है तो N1 आ जाएगा। ठीक है, और ये लोन 1 जनवरी 2020 को लिया है, तो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि इसकी फ्यूचर वैल्यू 31 दिसंबर 2025 को क्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला आपको पता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है। तो S इज इक्वल टू पी इंटू 1 + RT वाला जो फार्मूला है वो आप लगाते होते हैं, वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ, S इज इक्वल टू पी इंटू 1 + RT। ले जनाब, ये जो है ये फार्मूला आप लोगों ने यूज करना है। तो जनाब सबसे पहले 1 लाख रुपए जो है इसके ऊपर 6% कंपाउंड एनुअली के हिसाब से, अगर मैंने 1 जनवरी को लोन लिया है और मैं एस फाइंड करना चाह रहा हूँ 31 दिसंबर 2025 को, तो 31 दिसंबर 2025 तक बताएं कितने साल हो चुके होंगे। 2020 का पूरा साल हो चुका होगा, 2020 का पूरा साल लगेगा ना, 1 जनवरी 2020 पे आपने लोन लिया है। 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025। ठीक है जी, ये ईयर्स हैं जो कि आपको लगेंगे। ये कितने साल बनते हैं जी, ये 6 साल बनते हैं। तो 25,000 आपका प्रिंसिपल है, टाइम 6 ईयर्स है और रेट जो है वो 6% है और एन जो है वो 1 है। ठीक है, तो बजाय इसके कि हर दफा हम कैलकुलेशंस करते चले जाएं, मैंने ये एक्सेल की फाइल में ये फार्मूले ऑलरेडी लगा दिए हैं। ये सीधी सीधी आपको कैलकुलेशन कर देगा कि ये जो पैसे थे 1 लाख रुपए, इनकी फ्यूचर वैल्यू 25,000 नहीं, 100,000, इनकी फ्यूचर वैल्यू 141,851 बन रही है। इसी तरीके से आप जितने लोन्स लेते जाएंगे उनके ऊपर जितनी देर का इंटरेस्ट बनेगा आप उतना उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाते चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये अमाउंट क्या है जी, 2,50,000 आपने लिए। ठीक है जी, और इसके ऊपर रेट कितना है, रेट है जी 4%, और कंपाउंडिंग क्वार्टरली है तो यहाँ पे भी 4 लिख देंगे। अच्छा, टाइम कितनी से देर होना चाहिए, टाइम है 1 जनवरी 2021 को ये लोन आपने लिया था, तो 2021 का साल, 22 का, 23 का, 24 का और 25 का, ये टोटल 5 साल बनते हैं। तो जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बनेंगे 3,05,47 रुपए। तो मैंने कैलकुलेशन बना दी है, ये हम पेपर पे भी कर सकते थे, बोर्ड पे भी कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे एक्सेल में इसलिए करना जो है ना वो डिसाइड किया है कि ताकि हमारी जल्दी जल्दी कैलकुलेशन हो जाए। हम तीसरे लोन की बात करते हैं। तीसरा लोन आपने लिया था 1 अगस्त 2022 को, 3,50,000 रुपए इसका प्रिंसिपल था। तो वो ये तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। रेट जो था वो 12% था तो 12% लिख दिया, जो कंपाउंडिंग थी वो मंथली थी तो यहाँ पे भी 12 लिख दिया। अब टाइम की बात आ गई है। टाइम जो है वो आपने 1 अगस्त 2022 से लेकर आपने 31 दिसंबर 2025 तक कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, तो 2022 का अगस्त
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, नहीं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 5 महीने 2022 के, पूरे 12 महीने 2023 के, पूरे 12 महीने 2024 के और पूरे 12 महीने 2025 के। तो ये जो लोन है ये आपका 3 साल और 5 महीने आउटस्टैंडिंग रहा है। ठीक है जी, यानी कि ये टोटल कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहा है, हम मंथ वाइज भी इसको कर सकते हैं। तो जनाब आपके टोटल जो मंथ बनेंगे वो बनेंगे 41। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 41 डिवाइडेड बाय 12, तो ये ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो इतने साल आउटस्टैंडिंग रहा है। ठीक है ना, मंथली है ना कंपाउंड मंथली, तो हम जब उसको मंथली बनाएंगे तो हम लोग यहाँ पे मंथ्स में लिखेंगे डाटा, टाइम में, क्योंकि n इंटू टी करना होता है, तो वो हमें उसको 12 पे डिवाइड करके ईयर्स में लिखना पड़ेगा, और ईयर्स ऑटोमेटिकली जब 12 से डिवाइड होंगे, जब आप फॉर्मूला में n की जगह पे 12 लिख के टी की जगह पे ईयर्स लिखेंगे तो आपके पास 5,26,313 रुपए आ जाएंगे। ठीक है जी, हम अगले लोन की बात करते हैं। हम लोग एक एक करके हर वो लोन जितनी देर तक वो आउटस्टैंडिंग रहा उसके ऊपर उतनी देर का जो है ना वो इंटरेस्ट अप्लाई करते चले जाएंगे। 20,000 रुपए है, अमाउंट लिख देंगे 20,000, और ये 3 लाख है, इसको भी 3 लाख लिख देते हैं, और ये 2,50,000। अच्छा जी, रेट की बात करते हैं। ये वाला जो लोन है ये 6% सेमी एनुअली है, तो 6% और 2 आ जाएगा इनकी जगह पे। ये 18% कंपाउंड मंथली है, तो 18 लिख के यहाँ पे 12 लिख देंगे, और बस डाटा पुट कर रहे हैं ना। ये कैलकुलेशंस भी आप कर सकते हैं, लेकिन इतनी लंबी कैलकुलेशंस करने की बजाय मैंने डिसाइड किया कि आपको मैं यहाँ पे एक्सेल का फॉर्मूला बना के दे दूं, आप ताकि यहाँ पे एंटर कर सकें। रूल जो हम यहाँ पे सीखना चाह रहे हैं, यहाँ से ही एनुअलिटी का कॉन्सेप्ट ड्राइव होता है। और जो रूल हम सीखना चाह रहे हैं वो ये है कि जैसे जैसे आप लोग इसको यूज करते चले जाएंगे, जैसे जैसे जिस जिस अमाउंट के ऊपर जो जो रेट आपने डिसाइड किया हुआ है, उस अमाउंट के ऊपर उसी रेट के ऊपर आप लोग इंटरेस्ट ले सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो एक बच्चे ने कहा जी फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का लिख दिया। हाँ, फॉर्मूला मैंने सिंपल इंटरेस्ट का लिख दिया, पावर में टी है। सॉरी 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 सॉरी, बहरहाल जो मैंने एक्सेल का फॉर्मूला यहाँ पे जो शीट लगाई हुई है, इस शीट में जो फॉर्मूला लगाया हुआ है वो कंपाउंड इंटरेस्ट ही है। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे बात करनी है 1 जनवरी 2020 में ये लोन लिया है। तो 1 जून 2020 में, जनवरी नहीं जून में, और ये कंपाउंड सेमी एनुअली है। बहरहाल हम जून 2020 की बात करें तो जून का पूरा महीना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है जी। अच्छा, इसको जून नहीं करते, इसको ना जुलाई कर लेते हैं। ठीक है जी, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 6 महीने 2020 में, और बाकी 5 साल जो है ना वो अगले, क्योंकि हमने 2025 के ऊपर फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5 साल और 6 महीने यानी कि 5.5, ये बनेगा 5.5 ईयर्स। ठीक है जी। इसी तरीके से ये जो 1 जून 2020 को आपने लिया है, इसको भी 1 जुलाई 2020 कर देते हैं, तो ये आपके पास 5.5 ईयर्स तक जो है ना वो रहेगा। और 31 दिसंबर 2025 को जो लोन लिया है, ये तो अभी जीरो टाइम आउटस्टैंडिंग रहा है, तो जब आप इसको जीरो टाइम आउटस्टैंडिंग रखेंगे तो फिर इसकी अमाउंट इतनी बन जाएगी। अब जनाब आपके पास आ गया कि जितना लोन आपने लिया था, ये डिफरेंट डेट्स के ऊपर आपने लोन लिया था, इन तमाम लोन्स की जो फ्यूचर वैल्यू है वो 20,52,354 रुपए बन गई है। ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप एक से ज्यादा लोन लेंगे तो रूल ये है कि जितनी अमाउंट, एज मच अमाउंट, जितनी अमाउंट के आप लेंगे वो अमाउंट फॉर्मूले में आ जाएगी, फॉर एज मच टाइम एट एज मच रेट। जितनी अमाउंट जितनी देर के लिए आउटस्टैंडिंग रहेगी उसके ऊपर उतना इंटरेस्ट लगेगा। दिस इज द रूल। ठीक है जनाब। और जब एक से ज्यादा आपके पास कैश फ्लोज होते हैं तो हर एक अमाउंट के ऊपर आप अलग अलग इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद तमाम जो फ्यूचर वैल्यूज, अगर फ्यूचर वैल्यूज फाइंड करने के लिए कह रहे हैं तब भी, और अगर आपको इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए कह रहे हैं तो आप इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे, आप उनको ऐड कर देंगे तो आपके पास वो टोटल अमाउंट आ जाएगी। ये तो था कि जब कैश फ्लोज जो है ना वो अनइवन है तो फिर, लेकिन कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि आपको अमाउंट जो है वो बिल्कुल सेम हो। ऐसे होता है ना कि आप लोग एक फिक्स अमाउंट बैंक में जमा कराते चले जाते हैं, ठीक है, और 6% कंपाउंड एनुअली इंटरेस्ट भी उनके ऊपर सेम मिल रहा है, और जो टाइम पीरियड है वो भी हर एक साल के बाद आप जमा करा रहे हैं, या हर महीने आप कुछ पैसे जमा करा रहे हैं। यानी कि अगर ऐसे कैश फ्लोज हों कि जिसमें अमाउंट भी सेम है, रेट भी सेम है और लोन भी सेम है, हम हर अमाउंट की फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 25,000 है, हर एक 25,000 ही होगा। ठीक है जी।
तो वही सेम टेबल है जो वहां पे था, मैंने उसको नीचे कॉपी किया है। इवन कैश फ्लोज के केस में यानी कि बिल्कुल सेम कैश फ्लोज होती है। टाइम जो है इस पहले इसको कितना लगेगा, 1 जनवरी 2020 को ये लिया था, हम 31 दिसंबर 2025 को जो है ना वो इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो जनाब ये जो 25,000 रुपए लिए हैं 1 जनवरी 2020 को, ये कितनी देर तक आउटस्टैंडिंग रहे होंगे? 2020 का पूरा साल, 21, 22, 23, 24 और 25, 6 साल ये अमाउंट आउटस्टैंडिंग रही होगी। ये 25,000 रुपए जो 1 जनवरी 2021 को लिया है, ये 5 साल तक आउटस्टैंडिंग रही होगी। ये 25,000 जो 1 जनवरी 2022 को लिया है, 4 साल तक, ये 3 साल तक, ये 2 साल तक और ये 1 साल तक आउटस्टैंडिंग रही होगी ये अमाउंट। अच्छा, रेट भी सारों का सेम है 6%, और मैं इसी 6% को ऊपर से नीचे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो फॉर द पर्पज ऑफ सिंप्लिसिटी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है 1 की। तो ले जनाब, हमारे पास जो इन 25-25 हजार रुपए के जो लोन आपने लिए हैं या जो डिपॉजिट्स आपने बैंक में जमा कराए हैं, उनकी फ्यूचर वैल्यू 1,84,845 रुपए बन रही है। तरीकाकार आपने क्या अप्लाई किया? आपने ये तरीकाकार अप्लाई किया कि हर एक लोन को पकड़ा या हर एक डिपॉजिट को पकड़ा, उसके ऊपर आई इज इक्वल टू पी, एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर एस टू पावर टी का फार्मूला लगाया और उसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर दी। एक्सेल की शीट बनाने का हमें ये फायदा हुआ कि हमें ज्यादा बार बार कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ी और हमने 5 मिनट में कैलकुलेशंस के ऊपर टाइम जाया किए बगैर समझ लिया। अब देखें कि इन तमाम जो कैश फ्लोज हैं, अगर उनकी अमाउंट भी सेम हो, अगर उनका रेट भी सेम हो और वो एक सेम टाइम पीरियड के बाद लग रही हैं, तो बजाय इसके कि आप हर एक की अलग अलग जो है ना फ्यूचर वैल्यू फाइंड करें, हमारे पास एक फार्मूला है जो एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले को एक्स्ट्रापोलेट करके बनाया गया है। उस फार्मूले की मदद से हम सीधा सीधा इस अमाउंट पे पहुंच सकते हैं। अच्छा, वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है जनाब, अगर आपने फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है, एस इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर एस टू पावर, सॉरी 1 प्लस आर एस टू पावर टी माइनस 1 ओवर आर इंटू 1 प्लस आर। ये फार्मूला है जनाब, कि बजाय इसके कि हम हर अमाउंट के ऊपर अलग अलग फार्मूला लगाएं, अलग अलग फार्मूला हर एक कैश फ्लो पे लगाने की बजाय सिंपल आप ऐसे करें कि आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दें, तो आपकी जो है ना वो सेम वही आंसर आ जाएगा जो यहाँ पे आपका है। ठीक है जी। अच्छा, इसको करके देखते हैं। कैपिटल आर क्या होता है जी? कैपिटल आर होता है कि आप एक दफा में कितनी पेमेंट जमा करा रहे हैं। ये 25,000 हो गया। 1 प्लस व्हाट इज द रेट? 6%, 0.06, यही था ना जी, 6% रेट लिया हुआ था। ठीक है जी, ओके। माइनस 1, टाइम कितना है? तो आपने देखना है कि टोटल कितनी पेमेंट्स है जी। टाइम है जी आपका, टोटल कितनी देर तक लोन आउटस्टैंडिंग रहता है? 6 पेमेंट्स है, और रेट जो है वो डेट इज 0.06 इंटू 1 प्लस 0.06। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द सेम आंसर जो कि यहाँ पे है 184,845। सब लोगों ने करना है और फिर मुझे बताना है। 184,845 सेम आया जी, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं। अच्छा, अब देखें, ये जो सेम आंसर आया है, ये हमने वो जो 6 कैलकुलेशंस यहां पे करनी थी, उन 6 की जगह पे सिर्फ एक कैलकुलेशन की। और ये फॉर्मूला कहां से आया? ये 6 दफा एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी, आर पावर टी जो करना था, ये उसका शॉर्टकट फार्मूला है। और इस फार्मूले को हम लोग कहते हैं कि ये एन्युटी का फार्मूला है। तो इसका मतलब ये है कि बजाय इसके, फर्ज करें कि जनाब आपकी जो पेमेंट्स हैं वो 6 की बजाय 60 होती, आप हर महीने पेमेंट कर रहे हैं और 5 सालों तक पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या फिर आप 60 कैलकुलेशन करते और फिर उसके बाद 61वीं कैलकुलेशन में इन सब वैल्यूज को जमा करते? तो फिर तो आप जो है ना वो, अगर इतनी कैलकुलेशन आप कर लेते तो फिर तो आपका दिमाग घूमना शुरू हो जाता। और ये सवाल जो है ये आप सिर्फ यही सवाल 2 घंटे में कर सकते। लेकिन इन सब का एक शॉर्ट फार्मूला है जिसे हम एन्युटी कहते हैं, और उस एन्युटी के फार्मूले की मदद से हम लोग जो लॉन्ग कैलकुलेशन है उनको शॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो एन्युटी क्या है? एन्युटी कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले को बार बार अप्लाई करने का नाम है, कि आपके पास पेमेंट्स है और वो बहुत ज्यादा है, तो अगर सिंगल पेमेंट होगी तो वो आप कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले से सॉल्व करेंगे, और अगर मल्टीपल पेमेंट्स होंगी तो फिर आप उसको एन्युटी के फार्मूले से सॉल्व करेंगे, तो आपके लिए काम आसान होगा। इस शीट से हम लोगों ने ये बात भी प्रूफ कर ली है कि अगर हम लोग इसको
लॉन्ग कैलकुलेशन से करें कि हर एक अमाउंट का अलग अलग टाइम निकालें और उसके ऊपर इंटरेस्ट फाइंड करें और सब निकालें, तो आंसर तो आपका आएगा सेम, राइट। लेकिन इससे क्या होगा कि आपका टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम लोगों ने एक शॉर्टकट फार्मूला बना लिया जिसे हम एन्युटी का फार्मूला कहते हैं, ठीक है जी। एन्युटीज के केस में दो डिफरेंट टाइप की जनाब एन्युटीज होती हैं। एक एन्युटी को हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी और एक एन्युटी होती है एन्युटी ड्यू। इन दोनों एन्युटीज का जो फॉर्मूला होता है इनमें थोड़ा सा फर्क होता है। फॉर एग्जांपल अभी जो हमने पढ़ी वो थी एन्युटी ड्यू, ये वाला फॉर्मूला भी हमने अप्लाई करके देखा। तो इसमें जो रूल है वो ये है कि अगर आपको पेमेंट के बारे में बताया जाए कि ये बिगिनिंग ऑफ द पीरियड हो रही है, पहली पेमेंट जो है वो पहले साल के बिल्कुल स्टार्ट में हो रही है, तो डेट इज एन्युटी ड्यू। तो ये निशानी है जनाब एन्युटी ड्यू की कि अगर पहली पेमेंट एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट पीरियड होती है तो फिर जो है ना वो रिमेनिंग पेमेंट्स भी जारी बात है एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट पीरियड हो रही होगी। तो आपने फर्स्ट पेमेंट को देखना है। फर्स्ट पेमेंट अगर स्टार्ट में बिल्कुल हो रही है तो वो एन्युटी ड्यू है, जैसे अभी हम लोगों ने एक्सेल की फाइल देखी। और अगर फर्स्ट पेमेंट एट द एंड ऑफ पीरियड हो रही है, यानी कि पहली पेमेंट एक साल गुजरने के बाद हो रही है, चाहे आप डिपॉजिट कर रहे हैं या चाहे आप विड्रॉ करा रहे हैं, आपने जो पहली पेमेंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर अगर की है तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी एन्युटी, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोन ले लेते हैं, हाउसिंग लोन, घर बनाने के लिए लोन लेते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने आपको लोन दिया और कहा चल भाई पहली किस्त वापस कर। तो आपको पहली किस्त एक महीने के बाद वापस करनी होगी या एक साल के बाद वापस करनी होगी, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर आप किसी जगह पे जाके रहना शुरू करते हैं तो आपको रेंट एडवांस में देना पड़ता है। इससे एन्युटी एडवांस भी इसीलिए कहते हैं कि जैसे एडवांस रेंट के केस में आपने एडवांस पहले देना होता है, इसी तरीके से एन्युटी ड्यू को एन्युटी एडवांस भी कहते हैं। सही हो गया जी। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई किया जिसमें कैपिटल आर जो होता है ये होता है पीरियोडिक पेमेंट के कितनी पेमेंट आप कर रहे हैं, 1+r रेट होता है, टी टाइम होता है ईयर्स में, ठीक है जी, ओवर एन इंटू 1+r। अच्छा, तो हम लोगों ने जो एग्जांपल ली थी वो सिंपल ली थी कि उसमें जो है ना वो एनुअल कंपाउंडिंग थी। अगर कंपाउंडिंग जो है ना वो एनुअल एनुअल ना हो, सेमी एनुअल हो, हाफ ईयरली भी जिसे कहते हैं, या क्वार्टरली हो, तो इस केस में आप बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ते हैं कि आप एन फाइंड आउट करते हैं और जहां जहां पे रेट होता है उसे एन से डिवाइड कर देते हैं, जहां जहां पे टाइम होता है उसे एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दिस विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ मल्टीपल या एनुअल कंपाउंडिंग। अच्छा जी, अगर आप लोग में जो है ना वो एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको कह दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल उसी एक्सेल की शीट में हम कहते हैं कि फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करने की बजाय प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करें एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट पीरियड, तो उसके लिए जो फार्मूला है वो ये होता है, ठीक है जी। तो एनवीटी ऑर्डिनरी और एनवीटी ड्यू के जो फॉर्मूले होते हैं प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के फाइंड करने के लिए, उन दोनों में सिर्फ और सिर्फ ये फर्क होता है। फॉर्मूले आपने याद करने, आपने याद भी किए होंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि हम एन्युटीज के कॉन्सेप्ट को समझें कि व्हाई डू वी नीड एन्युटीज। वी एक्चुअली नीड एन्युटीज बिकॉज जो कैलकुलेशंस है वो बार बार करने की बजाय हम एक कंबाइंड रेट ले लेते हैं, एक एक कंबाइंड फार्मूला ले लेते हैं जिससे तमाम कैलकुलेशन जो है ना वो आपकी इजी हो जाएंगी। अब आपने 70 पेमेंट की हो, 600 पेमेंट की हो, 6000 पेमेंट्स की हो, जितनी मर्जी पेमेंट्स की हो, आपको एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए और एक ही जो है ना वो फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे एनुइटीज के केस में आई इज इक्वल टू पी एस माइनस पी नहीं होता, ठीक है। हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट इन दोनों में ये पढ़ा था ना कि आई जो होता है वो एस माइनस पी के इक्वल होता है, लेकिन एनुइटीज के केस में आई जो कि आपका इंटरेस्ट है वो आपने देखना है कि आपको क्या दिया हुआ है। अगर तो आपको सम दिया हुआ है तो वो होगा एस माइनस आर एन टी, कैपिटल आर स्मॉल एन और टी। तो अगर आप ये कल कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। वो हो सकता है ना वो आपको कहे जनाब एक एनुइटी है उसका इंटरेस्ट बताएं आपने कितना अर्न किया है। तो एनुइटी का इंटरेस्ट अर्न करने का फॉर्मूला डिपेंड करता है कि आपको एनुइटी के केस में सम का फॉर्मूला दिया हुआ है, यानी कि फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला दिया हुआ है जिसको एफ भी कहते हैं कुछ लोग, या आपको प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला दिया हुआ है एफ वी या पी वी। अगर आपको एफ वी का फॉर्मूला दिया हुआ है तो आप करेंगे एफ वी माइनस कैपिटल आर स्मॉल एन स्मॉल टी, और अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है तो कैपिटल आर एन टी में से आपने पी माइनस करना है। तो इन दोनों केसेस में ये फॉर्मूला जो है एनवीटी ऑर्डिनरी और ड्यू दोनों के लिए सेम है। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपको एफ वी दिया हुआ है यानी कि फ्यूचर वैल्यू दी हुई है या प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है, तो आप इंटरेस्ट इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एनुइटीज के केस में मैं फिर बता रहा हूं कि एस माइनस पी करके आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है जी, क्योंकि वो गलत हो जाएगा।
अच्छा, एक और चीज अगर आप गौर से देखें तो सम ऑफ एनविटी ड्यू का फॉर्मूला क्या है, आर इंटू वन प्लस आर एस टू पावर टी माइनस वन ओवर आर इंटू वन प्लस आर। और अगर हम सिर्फ इस पूरे फैक्टर की बात करें तो ये पूरा का पूरा फैक्टर आपको पता है किसके इक्वल है, एस नॉट के इक्वल है। यानी कि सम ऑफ एनविटी ड्यू इज इक्वल टू सम ऑफ एनविटी ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई बाय वन प्लस आर। सही है। और अगर हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी की बात करें तो दैट इज इक्वल टू, फिर वही उसी तरीके से ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का जो फॉर्मूला है उसके अंदर एक फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी का पूरा फॉर्मूला है। तो हम इसे कह सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज इक्वल टू, ये पीडी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई बाय वन प्लस आर। अच्छा, यहां से एक और बात जो है ना वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसी भी एनविटी के लिए अगर हर चीज सेम हो, इफ एवरीथिंग इज सेम, और सिर्फ फर्क हो कि एनविटी ऑर्डिनरी है या एनविटी ड्यू है, तो एनविटी ड्यू का सम सेम होगा, हायर होगा। सम ऑफ एनविटी ड्यू इज ग्रेटर देन सम ऑफ एनविटी ऑर्डिनरी। क्यों? क्योंकि एनविटी ऑर्डिनरी के सम को जब हम लोग वन प्लस आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सम ऑफ एनविटी ड्यू बनता है। रेट हमेशा हमारा 0% से थोड़ा बड़ा ही होगा ना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 3% है तो ये बनेगा, ये वाला फैक्टर वन प्लस आर बनेगा 1 प्लस 0.03, यानी कि 1.03। ठीक है जी। तो ये 1.03 जो है, आप इसको किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर बढ़ नहीं जाएगा। जब हम किसी भी चीज को मोर देन वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका आंसर बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इफ एवरीथिंग इज सेम, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है बताएं अगर हर चीज सेम हो तो सम ऑफ एनविटी ड्यू बड़ा होगा कि सम ऑफ एनविटी ऑर्डिनरी बड़ा होगा, तो हम कहेंगे सम ऑफ एनविटी ड्यू बड़ा होगा। अच्छा, और अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछे कि अगर हर चीज सेम है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी ड्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी ऑर्डिनरी में से कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, तो आप कहेंगे, देखें यहाँ पे ड्यू में भी यही बात है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी ऑर्डिनरी को 1.1 प्लस आर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी ड्यू जो है वो बड़ी होगी। ठीक है जी। तो अगर पेमेंट एट द स्टार्ट ऑफ पीरियड कर दी जाए, पहली पेमेंट, फर्स्ट पेमेंट को आपने देखना है, फर्स्ट पेमेंट एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट पीरियड है तो फिर हम लोग उसे एन्युटी ड्यू कहते हैं, और अगर फर्स्ट पेमेंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड है तो फिर हम लोग उसको एन्युटी ऑर्डिनरी कहते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि कैसे आइडेंटिफाई होगा। तो पहली तो निशानी मैंने आपको ये बता दी कि पहली पेमेंट के बारे में बताया गया होगा कि अगर पहली पेमेंट जो है वो आइडेंटिफाई हो जाए कि वो कब पे हुई है तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा रूल ये ध्यान में रखें कि अगर एग्जामिनर ने बिल्कुल आपको नहीं बताया कि एन्युटी जो है वो उसकी पहली पेमेंट कब हो रही है, तो फिर रखें कि उसकी पहली पेमेंट हमेशा आपने उसको एन्युटी ऑर्डिनरी कंसीडर करना है। अगर एन्युटी ड्यू और एन्युटी ऑर्डिनरी में से कुछ भी ना बताया हो कि ये एन्युटी ड्यू है या एन्युटी ऑर्डिनरी है, तो आपने इसको एन्युटी ऑर्डिनरी सॉरी हाँ ऑर्डिनरी एन्युटी जो है ना वो आपने इसको कंसीडर करना है। ठीक है जी। तो बहुत सारे बच्चे यही सवाल पूछ रहे हैं कि एनविटी ऑर्डिनरी और एनविटी ड्यू में कैसे पता चलेगा। तो जनाब मैं फिर बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपने देखना है कि पहली पेमेंट के बारे में, जो फर्स्ट पेमेंट हो रही है या जो फर्स्ट पेमेंट आप कर रहे हैं, अगर तो वो एट द स्टार्ट ऑफ ईच पीरियड हो रही है तो इसे हम एनविटी ड्यू कहते हैं। एनविटी ड्यू को एनविटी एडवांस भी कहते हैं। तो एडवांस से आपको पता चल जाता है, एडवांस शुरू में होता है तो ये एनविटी ऑर्डिनरी, ये एनविटी ड्यू होगी जिसमें वन प्लस आर साथ में मल्टीप्लाई होता है। और अगर पहली पेमेंट आपको एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर या फर्स्ट मंथ फर्स्ट पीरियड के एंड में पहली पेमेंट हो रही हो तो उसे हम एनुअलिटी ऑर्डिनरी कहते हैं। ऑर्डिनरी एनुअलिटी के केस में ये फॉर्मूला वन प्लस आर, फॉर्मूला दोनों में सेम है, इधर भी सेम है इधर भी सेम है, सिर्फ ये वन प्लस आर का फर्क है। ठीक है जी। तो और अगर उसमें कुछ भी ना बताया गया हो कि यार ये एनुअलिटी ऑर्डिनरी है ये एनुअलिटी ड्यू है, तो हम लोग फिर उसको एनुअलिटी ऑर्डिनरी अज्यूम करते हैं। ठीक है, दिस इज द रूल कि अगर आपको कुछ भी ना बताया हो तो एनविटी ऑर्डिनरी अज्यूम करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी। तो इसमें इस स्लाइड में अगर कोई किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चंस मैं लूंगा, आप लोग पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चंस। जी, अगर एक से ज्यादा पेमेंट्स होंगी तो फिर वो एक एनविटी के फॉर्मूले से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट करें अगर एक सिंगल ही पेमेंट है तो आप उसको एनविटी के फॉर्मूले से भी सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास सेम ही अमाउंट आएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं कहता हूँ कि जी मैंने जो है ना वो लिख दिया भाई, एक पेमेंट किया 2 लाख रुपए की, टाइम है जी 1 ईयर, रेट है जी 5%, कंपाउंड इसको एनुअली रख लेते हैं। एस फाइंड करने के लिए मैं कह रहा हूँ 1 साल के बाद, तो आप फाइंड करते हैं जी एस इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर रेज टू पावर टी।
प्रिंसिपल अमाउंट है जी 200,000, रेट है जी 0.05, टाइम है 1 का, तो 1.05, तो ये तकरीबन 10,000 रुपये बनता है इंटरेस्ट, तो 2,10,000 रुपये बनेगा। ठीक हो गया जी। तो 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट है, 2,10,000 रुपये बन गया। अगर आप इसको सम ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी के फॉर्मूले से करेंगे तो आपने एक ही पेमेंट किया है विच इज 200,000, ये ड्यू के फॉर्मूले से अप्लाई होगा। 1 प्लस व्हाट इज द रेट, रेट इज 0.05, टाइम जो है वो 1 साल है, -1 ओवर 0.05 इंटू 1.05, जो आप करेंगे तो ये भी आपको जो है ना वो सेम ही आंसर लेके आएगा, क्योंकि रूल ये है कि जो हमने मल्टीपल कैलकुलेशंस कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से करनी थी वो आप जो है ना वो आप यहां से कर सकते। अच्छा, कभी कभार ऐसे होता है कि आपको सेम अमाउंट आफ्टर सेम टाइम पीरियड एट सेम रेट मिल जाती है, लेकिन फॉर अनलिमिटेड टाइम तक। देखिए एनओटीज के केस में क्या होता है कि एक अमाउंट होती है वो सेम टाइम पीरियड के लिए, और आफ्टर सेम टाइम पीरियड सेम रेट के ऊपर अप्लाई होती है, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए होती है। तो अगर लिमिटेड टाइम के लिए हो 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 100 साल, तो इसको हम लोग एनविटी कहते हैं। लेकिन अगर वो अनलिमिटेड टाइम के लिए हो, यानी कि फ्यूचर में उसकी पेमेंट्स आती चली जाए, आती ही चली जाए, तो इसको हम लोग परपेचुटी कहते हैं। तो परपेचुटी के केस में आपने, अब इसका कॉन्सेप्ट अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं कि वो कौन कौन से सिचुएशंस होती हैं जिसमें वाकई ही परपेचुटी आपको मिल रही होती है। तो इसको हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे, लेकिन अभी परपेचुटी के भी दो फॉर्मूले होते हैं, परपेचुटी ऑर्डिनरी और परपेचुटी ड्यू। रूल सिर्फ ये होगा कि आपको उसने बताया होगा कि जनाब मल्टीपल टाइम्स आपको पेमेंट रिसीव हो रही है या आप मल्टीपल टाइम पेमेंट करें, लेकिन टाइम जो है वो अनलिमिटेड होगा। जब उसने अनलिमिटेड टाइम की बात कर दी तो दिस मीन्स के ये एक परपेचुटी है। अच्छा, परपेचुटी में से परपेचुटी ऑर्डिनरी वो परपेचुटी होती है जिसमें पहली पेमेंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड हो रही हो, पहले साल के एंड पे या पहले महीने के एंड पे। अगर मंथली कंपाउंडिंग है तो फिर वो मंथ के एंड पे होगी, अगर एनुअल कंपाउंडिंग है तो फिर वो साल के एंड पे होगी। और परपेचुटी ड्यू में पहली पेमेंट फौरन अभी हो जाती है। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला जो होगा वो होगा कैपिटल आर ओवर स्मॉल आर, और इस प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होगा आर प्लस कैपिटल आर ओवर स्मॉल आर। ठीक है जी। तो इस तरीके से जनाब आप परपेचुटी ऑर्डिनरी और परपेचुटी ड्यू के प्रेजेंट वैल्यू के जो फॉर्मूले हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनकी एक इक्वल प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। हाँ, इनकी फ्यूचर वैल्यू हम लोग अगर फाइंड करना चाहें तो वो हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो फ्यूचर वैल्यू है उसके लिए आपको टाइम चाहिए, और टाइम तो यहाँ पे अनलिमिटेड है। जब टाइम अनलिमिटेड हो जाएगा तो फिर आप इसकी और कोई भी कैलकुलेशंस नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी। अच्छा, डेफिनेट एन्युटी भी पढ़ लेते हैं भाई। अच्छा, तो परपेचुटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जनाब फर्ज करें कि आपको एक खास टाइम पीरियड के लिए कुछ पेमेंट्स आपको रिसीव हो रही है। फॉर एग्जांपल, आप एक साल में जो है ना 1 ईयर में आपको 10,000 रुपये मिलते जा रहे हैं। ठीक है, और हर साल जो रेट है वो 10% लग रहा है। ठीक है जी। आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हो, फिर एक साल और गुजरा, आपको मजीद 10,000 रुपये मिले, इसकी प्रेजेंट वैल्यू आपने फाइंड की। फिर एक और साल गुजरा, 10,000 रुपये मिले, इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड की। ठीक है, इस तरह से साल, दूसरा साल गुजरा, तीसरा साल गुजरा, चौथा साल गुजरा। तो इस तरह से जैसे जैसे ईयर्स गुजरते जाएंगे, आपके 10,000 रुपए की जैसे जैसे आप दूर के सालों की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते चले जाएंगे, आपकी प्रेजेंट वैल्यू छोटी होती चली जाएगी। क्या ख्याल है? ठीक है, करके देखते हैं जनाब। हम लोग ऐसे करते हैं कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं 10,000 की 10% के ऊपर एक साल के ऊपर। तो मैं दोबारा से अपनी एक्सेल की वही वाली फाइल खोल लेता हूँ जो मैंने इससे पहले भी यूज की है। हम लोग बात करते हैं जी, फ्यूचर वैल्यू है जी 10,000, रेट है जी 10%, एनुअल कंपाउंडिंग है एक साल के बाद उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो रही है? 9090। क्या ख्याल? 9090 हो रही है ना? ये फॉर्मूले मैंने फॉर्मूला शीट्स इसलिए आपके साथ शेयर की कि हम लोग अपनी कैलकुलेशन को इजीली कर सकें। तो जो पहले साल के एंड पे आपको पेमेंट मिल रही है दैट इज एक्चुअली 9090। जो दूसरे साल के एंड पे आपको पेमेंट मिल रही होगी, अगर आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहोगे तो यहाँ पे आपको टाइम में 1 की जगह पे 2 लिखना पड़ेगा। उसकी प्रेजेंट वैल्यू है जी 8246। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 8246। तीसरे साल की प्रेजेंट वैल्यू। अब जरा आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। 3 साल बाद जो पैसे आपको 10,000 रुपए मिल रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 75,013 रुपए।
4 साल के बाद जो आपको प्रेजेंट अमाउंट मिल रही है उसकी प्रेजेंट वैल्यू 6000, सॉरी 75,000 नहीं था, वो 7500 था, ये 6830 है। जैसे जैसे आप साल बढ़ाते चले जा रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू छोटी होती चली जा रही है, ठीक है। जैसे जैसे आप साल बढ़ाते चले जा रहे हैं, 7 साल बाद जो 10,000 रुपए मिलने हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू इतनी है, 8 साल बाद जो 10,000 रुपए मिलने हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू इतनी है। तो देखें, अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप अगले सालों की तरफ जा रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू छोटी होती जा रही है। और ये ट्रेंड ऐसा खूबसूरत है कि एक टाइम आएगा कि जो आज से फॉर एग्जाम्पल 100 सालों के बाद जो 10,000 रुपए मिलने हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू देखें 0 रुपीज बन रही है। अच्छा, आज से 200 सालों के बाद जो 10,000 रुपए मिलने हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू 0.0001 बन रही है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है एनुटी का कि एनुटी की प्रेजेंट वैल्यू जब आप फाइंड करते जाते हैं, जैसे जैसे आप टाइम में आगे चलते चले जाते हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू इतनी कम हो जाती है कि वो जीरो हो जाती है। तो अब मैं अगर अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स तक भी 10-10 हजार रुपए देता रहूंगा तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू एक खास अमाउंट से आगे नहीं जाएगी, ठीक है जी। जैसे इस केस में उसकी प्रेजेंट वैल्यू 10,000 डिवाइडेड बाय 10% से ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है जी। तो ये बनते हैं जी 100,000, ठीक है। आप हर एक को जमा करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, इन सब को जमा करने के बाद जो आपका टोटल सम बनेगा दैट विल बी नॉट मोर देन 100,000। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू 100,000 है, इससे ज्यादा ये हमें आज कभी भी जो है ना वो इंक्रीज करके नहीं दे सकता, ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि परपेचुटी एक्चुअली क्या होती है। परपेचुअल पेमेंट होती है और उनकी प्रेजेंट वैल्यू इसलिए फिक्स होती है, चाहे फ्यूचर के जितने मर्जी सालों की हम लोग बात कर लें, कि खास सर्टेन लिमिट के बाद से अगले सालों पे जब आप जाते हैं तो फिर उस वक्त आपकी उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होती है, जो इतने दूर के सालों की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं आप, वो इतनी कम हो जाती है कि वो नेग्लिजिबल हो जाती है। इसलिए प्रेजेंट वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है। बहरहाल आपने सिर्फ परपेचुटी में दो चीजें याद रखनी है। एक तो इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा, प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी ऑर्डिनरी इज पीवी इज इक्वल टू कैपिटल आर ओवर स्मॉल आर, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी जो है वो कैपिटल आर प्लस आर ओवर स्मॉल आर। दूसरी चीज आपने ये देखनी है कि परपेचुटी की निशानी क्या है। परपेचुटी की निशानी ये होगी कि ये अनलिमिटेड टाइम पीरियड तक जो है ना ये परपेचुटी आपके पास आ रही होगी। एनुटीज या परपेचुटीज में जो फॉर्मूले क्वेश्चन जो आते हैं वो उनकी नॉर्मली इस तरह की टाइप्स होती है। पहली जो टाइप होगी वो तो बड़ी सिंपल सी है कि प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर ली, फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने के लिए कह दिया, आर फाइंड करने के लिए कह दिया, टी ना स्मॉल आर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फाइंड आउट करने के लिए कह दिया जाए। तो ये वाले तो फॉर्मूले सिंपल है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज फाइंड आउट करनी है, और जब आप वो फाइंड कर लेंगे तो आपका आंसर जो है ना वो आ जाएगा। आगे इस तरह के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि आपने लोन ले लिया, बोरिंग कर ली, या आपने डाउन पेमेंट्स या परचेज इंस्टॉलमेंट्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, और एक्यूमुलेशन ऑफ अमाउंट के आपको फ्यूचर में एक्स अमाउंट चाहिए तो उसको एक्यूमुलेट करने के लिए आप एक फंड क्रिएट करते हैं या इस तरह की चीजें। तो ये 3-4 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछता है। तो जनाब सबसे पहले एक सवाल आप लोगों के सामने आया हुआ है, ए बोरोज ₹500,000 टू बाय ए हाउस। एक बंदे ने 5 लाख रुपए जो है ना वो एक घर को परचेज करने के लिए लिए हैं। अच्छा, तो ये 5 लाख रुपए ये आज लिए हैं कि यहाँ आज से फ्यूचर में लेने हैं? ये ले लिए हैं। तो जो लोन आप ले लेते हैं ये लोन प्रेजेंट वैल्यू नॉर्मली होता है क्योंकि आपने आज बोरो कर लिए हैं, ठीक है। जो बोरो किए हैं वो आपने आज किए ना, ऐसा थोड़ी है कि यार मैं तुमसे फ्यूचर में कुछ पैसे बोरो करूंगा तो उसकी पेमेंट जो है ना वो पहले मेरे से लेना शुरू कर दो। क्या ख्याल है? तो जनाब जो पेमेंट होती है, जो आप लोन ले लेते हैं वो प्रेजेंट वैल्यू के तौर पे कंसिडर किया जाना चाहिए उसे। इफ ही पेज इक्वल इंस्टॉलमेंट फॉर 20 years, इक्वल इंस्टॉलमेंट, पहली निशानी एनुटी की 3 निशानियां क्या होती हैं? नंबर 1, सेम पेमेंट हो, सेम टाइम पीरियड के बाद हो, और सेम इंटरेस्ट रेट लग रहा हो, तो फिर हम एनुटी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर 20 years, टाइम जो है वो 20 years हो जाएगा, एंड 10% इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ठीक है जी, जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है हमेशा उसी के ऊपर ही इंटरेस्ट लगता है ना। तो अगर ये बात ना भी लिखता तो हमें पता ही था कि जो 10% है ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस है जी, 10% इंटरेस्ट रेट के ऊपर। व्हाट विल बी द इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट? एनुअल इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट की। अब
ये जो है ये एनओडी का क्वेश्चन है, ठीक है जी। और हमें अब पता है कि एनओडी का क्वेश्चन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेट कर रहा होता है। ये 10% कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसमें अगर कंपाउंडिंग की बात करें तो कंपाउंडिंग के बारे में भी उसने कुछ नहीं बताया, तो हम N1 कंसिडर करेंगे, ठीक है जनाब। तो उस बंदे ने जो अमाउंट दी है, उसने हमें जो चीजें दी है वो है जी P दिया है, कितना है जी 500,000। कैपिटल R हमने फाइंड आउट करना है, टाइम जो है वो है जी 20 ईयर्स, रेट जो है वो 10% है, और पीरियोडिक कंपाउंडिंग जो है वो n इज इक्वल टू 1 है, ठीक है जी। तो फॉर्मूला आपके पास है, एनवीटी ऑर्डिनरी लगेगा या ड्यू लगेगा जी। कोई बच्चा ये बताना चाहे कि यहाँ पे एनवीटी ऑर्डिनरी लगेगा कि ड्यू लगेगा? जी मैं आप लोगों के आंसर देख रहा हूँ, एनवीटी ऑर्डिनरी लगेगा या ड्यू लगेगा? कोई बच्चा आंसर नहीं कर रहा। अच्छा ये तो बता दें कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ये ना हो कि मैं सिर्फ अकेला ही पढ़ाता जाऊं लैपटॉप को। अच्छा नहीं नहीं आ रहे हैं क्वेश्चंस, नीचे नहीं आ रहे जी। एनवीटी ड्यू लगेगा, एक बचने का ऑर्डिनरी लगेगा। एक बचने का ऑर्डिनरी कैसे लगेगा भाई साहब? मैंने आपको बताया कि अगर एग्जामिनर ने ना बताया हो कि पहली पेमेंट जो है वो कब हो रही है, तो फिर हम इसको एनवीटी ऑर्डिनरी ट्रीट करेंगे, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है, दैट इज एज प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू कैपिटल आर रिकरिंग पेमेंट। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है जी, 1 माइनस 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय आर इंटू 1 प्लस आर। और यहाँ पे आप जब वैल्यूज पुट करेंगे, पी है जी 500,000, आर आपने फाइंड आउट करना है 1 माइनस 1 प्लस व्हाट इज द रेट 0.1, टाइम है जी -20 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 1 प्लस 0.1। तो इस तरीके से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आर विच इज योर रिकरिंग पेमेंट आर। आप इसको यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। जी बिल्कुल, जिस जो बच्चे कह रहे हैं वही तो बोला सर। हाँ बिल्कुल आपने सही बोला भाई, मैंने कब कहा कि आपने गलत बोला। हम लोग आगे चलते हैं जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये बताना मकसूद था। मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों को ना ये चीज अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी होती है कि जो क्वेश्चन में जो अमाउंट दी हुई है, फिगर जो दी हुई है वो एस है या पी है। तो पहला रूल तो ये है कि अगर वो कोई लोन हो तो दैट इज प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज नॉट फ्यूचर वैल्यू। अच्छा जी, दूसरा, अली पेड 3,4,4,3,4 पर मंथ फॉर 3 years टू पे बैक ए लोन। अच्छा एक लोन लिया, तो इसको वापस करने के लिए इतनी पेमेंट वो करता चला गया मंथली 3 सालों के लिए। कैलकुलेट द अमाउंट बोरोड बाय अली, लोन फाइंड आउट करना है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड द इंटरेस्ट पेड देयर ऑन, और इंटरेस्ट भी फाइंड करना है। तो आपको पता है कि इंटरेस्ट फाइंड करने के दो फार्मूले थे, दोनों में से आप ये देखेंगे कि अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू दिया हो तो आप प्रेजेंट वैल्यू वाला फार्मूला लगा देंगे, अगर फ्यूचर वैल्यू दिया तो फ्यूचर वैल्यू वाला फार्मूला लगा देंगे। If the interest is was charged at 14.5% per annum ऑन मंथली बेसिस, ठीक है जी। तो यहां से आपने प्रेजेंट वैल्यू भी फाइंड करनी है और इंटरेस्ट भी फाइंड करना है। तो देखिए आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ये कि कैपिटल आर इज 3,4,4,3,4, टाइम जो है वो है 3 years, आपके पास स्मॉल आर जो है वो 14.5% है, स्मॉल एन विच इज कंपाउंडिंग, तो मंथली बेसिस के ऊपर है तो कंपाउंडिंग जो है ना वो 12 होगी, ठीक है जी, ओके। और प्रेजेंट वैल्यू आपने फाइंड करनी है, फॉर्मूला वही था जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा था, वो यहीं पे अप्लाई होगा। अगला सवाल ये है कि उसने इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए कहा है, तो आई जो होता है दैट इज एन टी आर माइनस पी के इक्वल होता है। ये पी कहाँ से आएगा? ये पिछले स्टेप में आपने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट की होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना इंटरेस्ट जो है ना वो पे किया है। तो दिस वॉज द क्वेश्चन। अच्छा एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं सिंकिंग फंड। एक बच्चे ने पूछा सर सिंकिंग फंड के सवाल जो है ना वो ठीक होते हैं या नहीं? तो सिंकिंग फंड को नई चीज नहीं है। सिंकिंग फंड एक फंड है, एक बैंक अकाउंट है जिसमें आप पैसे जमा कराते चले जा रहे हैं, उसको हम सिंकिंग फंड कहते हैं। सिंकिंग फंड जिस बैंक अकाउंट को कहते हैं उसको ही हम लोग एक डिपॉजिट अकाउंट भी कह सकते हैं। सिंकिंग फंड जिस बैंक अकाउंट को कहते हैं उसको हम लोग महाना आमदन अकाउंट भी कह सकते हैं। तो सिंकिंग फंड को नई चीज नहीं है जिससे बच्चे डरे कि जी सिंकिंग फंड
पता नहीं क्या है, क्या ये डूबने वाला फंड है। सिंकिंग फंड को देख के तो फौरन से जो है ना वो जहन में टाइटैनिक आ जाती है कि वो भी सिंक कर रही थी, ठीक है ना जी। तो सिंकिंग, बल्कि सिंक का जो छोटी क्लासों में जब हम सिंक का वर्ड पढ़ते होते थे तो उसमें वो पढ़ाया ही जाता था, उससे जुमला बनाना कि जी टाइटैनिक सैंक, ठीक है। तो बहरहाल ये डूब कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपने कोई पैसे इकट्ठे करने हैं तो आप एक अकाउंट में पैसे इकट्ठे करते चले जाएं। जैसे आप लोग घर में एक जो है छोटा सा गल्ला बना लेते हैं, उसमें पैसे डालते चले जाते हैं, तो उसमें पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, अकोमुलेशन ऑफ फंड है। तो बाय डेफिनेशन दैट इज आल्सो ए सिंकिंग फंड, क्योंकि आपने उसमें पैसे डालने शुरू कर दिए हैं, पैसे अब उसमें इकट्ठे हो रहे हैं। तो सिंकिंग फंड इज ए बैंक अकाउंट जिसमें आप रेगुलर इंटरवल्स के बाद अमाउंट जमा कराते जा रहे हैं ताकि उसमें एक खास टाइम पीरियड पे एक खास अमाउंट इकट्ठी हो जाए। जिसके एग्जांपल देखते हैं, मिस्टर मसूद डिपॉजिटेड ₹500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एंड ऑफ ईच क्वार्टर लें जनाब, पहली पेमेंट पहले क्वार्टर के एंड पे होगी, एनुटी ऑर्डिनरी है, ठीक है जी। सो एज टू एक्यूमुलेट सम ऑफ ₹10,000। उसने कितने पैसे जमा कराने हैं? 10,000 रुपए जमा कराने हैं, जमा करने हैं, ठीक है। और एक मशीन परचेज करनी है, वाह जी वाह। इफ इंटरेस्ट रेट इज 5% कंपाउंड क्वार्टरली, हाउ मेनी सच क्वार्टरली डिपॉजिट्स ही विल हैव टू मेक। कितने क्वार्टर्स तक पैसे जमा कराता चला जाएगा, टाइम आपने फाइंड करना, ठीक है। तो जनाब फॉर्मूला क्या होगा? एनुटी ऑर्डिनरी का फॉर्मूला है, आप देखें कि आपको सम दिया हुआ है, फ्यूचर वैल्यू दी हुई है, ठीक है जी। तो फॉर्मूला एनुटी ऑर्डिनरी का होता है एस इज इक्वल टू आर इंटू 1+r टी माइनस 1 ओवर आर, ठीक है जी, इंटू 1+r। क्या ख्याल आएगा? नहीं आएगा जी, बिल्कुल ठीक है। ये होता है जी जनाब एनुटी ऑर्डिनरी। एनुटी ऑर्डिनरी में फ्यूचर वैल्यू उसने दी हुई है 10,000। रेट कैपिटल आर हम लोगों ने जो है ना वो देखा, वो 500 है। 1 प्लस स्मॉल आर जो है वो कितने है जी? 5% है, 0.05। और कंपाउंडिंग क्वार्टरली है तो डिवाइड किया 4 के साथ। टाइम जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, टाइम मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है जी, -1। और उसके बाद आपने यहाँ पे 0.05 डिवाइडेड बाय 4 करना है। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप इसको कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेटर पे ये वाली चीज कैलकुलेट करना नहीं आ रही तो आप जो कैलकुलेटर वाली जो मैंने वीडियो शेयर की है उसमें से वीडियो नंबर 1 या 2 देखें। उसमें मेरे ख्याल से इसी तरह की एक एग्जांपल मैंने शेयर किया है जिसमें अननोन वेरिएबल पावर में है और उसको फाइंड आउट करना है। अच्छा, मजे की बात यह है कि यहाँ से आपका निकलेगा टाइम और वो निकलेगा ईयर्स में। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आंसर निकलता है जी 1.67 आई थिंक, नहीं एक मिनट हरो, 4.5 आपका आंसर निकलेगा, 4.5 ईयर्स। तो जनाब आपको पता है कि हर साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो 4 सालों में 16 क्वार्टर्स होंगे और आधे साल में 2 क्वार्टर्स, तो टोटल आपके 18 का आंसर निकलेगा। दिस इज हाउ यू विल फाइंड आउट द आंसर। उसने आपसे ये नहीं पूछा कि कितने साल लगेंगे। अगर साल पूछे होते तो हम कहते 4.5 ईयर्स लगेंगे, लेकिन उसने उससे थोड़ा सा आगे की चीज पूछी कि जनाब मुझे ये बताएं कि कितने क्वार्टर्स लगेंगे। तो जो साल है उनको क्वार्टर में कन्वर्ट कर दें। ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्या ख्याल? एक्यूमुलेशन ऑफ फंड या सिंकिंग फंड का एक और क्वेश्चन हम लोग करने लगे हैं। सिंकिंग फंड फिर क्या हुआ? सिंकिंग फंड एक ऐसी चीज हुई कि एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आप डिपॉजिट्स करते चले जा रहे हो। आप उसमें जितने पैसे रखते जा रहे हो उन पैसों के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, और वो पैसे जो आपने रखे हैं और जो इंटरेस्ट आपको मिला है वो दोनों मिल के एक खास डेट पे एक खास अमाउंट बन जाती है जो कि आप वहां से निकलवा के अपने किसी काम में लेके आ सकते हो, विच इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। एक सवाल है, ए मशीन कॉस्ट ए कंपनी ₹1 मिलियन। 10 लाख रुपए की एक मशीन आती है एंड इट्स इफेक्टिव लाइफ इज एस्टिमेटेड टू बी 20 ईयर्स, और ये 20 साल तक चलेगी। अच्छा, इफ द स्क्रैप इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 50,000 ओनली। अगर स्क्रैप इसका बिके तो ये स्क्रैप कब बिकेगा? आज बिकेगा। यानी कि मशीन आज लिया उसको आज ही स्क्रैप कर दें? नहीं, उसको हम 20 सालों तक इस्तेमाल करेंगे। 20 साल गुजरने के बाद उसका जो स्क्रैप होगा वो 50,000 पे रियलाइज कर सकेगा, यानी कि इसका जो लोहा है वो 50,000 पे का बिक जाएगा। तो आज बिकेगा कि उस डेट पे बिकेगा? उस डेट पे बिकेगा, आज से 20 साल के बाद। यानी कि ये जो 50,000 पे है ये आज की अमाउंट नहीं है, ये आज से 20 साल बाद की अमाउंट है जब ये पूरी पूरी मशीन जो है ना ये यूज हो जाएगी। अच्छा, सवाल देखिए, फाइंड द सम टू बी इन्वेस्टेड। पैसे ये जो मैंने इन्वेस्ट करने हैं वो बताएं, किधर इन्वेस्ट करने हैं? एवरी ईयर, हर साल इन्वेस्ट करने पड़ेंगे एट 13.25% कंपाउंड क्वार्टरली, कंपाउंड एनुअली, यानी कि रेट होगा 13.25% और टाइम होगा, ठीक है, ये भी हमने फाइंड करना है, टाइम 20 ईयर्स।
एन जो है वो 1 है। टू रिप्लेस द मशीन, इस मशीन को रिप्लेस करने के लिए, अच्छा इस मशीन को रिप्लेस करने से क्या मुराद है कि ये मशीन उखाड़ के फेंक देंगे और नई मशीन ला के इसकी जगह पे लगा देंगे। और मशीन के बारे में उसने कहा कि विच कॉस्ट 30% मोर ओवर इट्स प्रेजेंट वैल्यू। इसका मतलब ये है कि ये मशीन आज 10 लाख रुपए की है, उस वक्त कितने की हो जाएगी, 30% मोर इन इट्स प्रेजेंट वैल्यू। यानी कि ये 1 लाख की नहीं, 10 लाख की नहीं होगी, बल्कि इसमें इसका 30% ऐड करना पड़ेगा। 30% ऑफ 10 लाख, यानी कि ये मशीन 13 लाख रुपए की उस वक्त हो जाएगी। तो आपने एक ऐसा सिंकिंग फंड क्रिएट करना है जिसमें 13 लाख रुपए इकट्ठे हो जाए, जिसमें 13 लाख रुपए एक्यूमुलेट हो जाए। अच्छा, आगे चलते हैं। दूसरी चीज ये बताइए कि ये जो इसका स्क्रैप है ये 50,000 रुपए का उस डेट पे बिक जाएगा। तो जनाब जब स्क्रैप दिया होता है ना तो फिर हम लोग स्क्रैप को रिप्लेसमेंट कॉस्ट में से माइनस करते हैं हमेशा। ये इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, इसको रिप्लेस करने के लिए 13 लाख रुपए की कॉस्ट आएगी, लेकिन पुराना स्क्रैप जो बिक जाएगा वो 50,000 रुपए का बिकेगा, उसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है। और क्योंकि उस वक्त हमें 13 लाख रुपए चाहिए, 50,000 तो इस पुरानी मशीन का लोहा बेचने से भी आ जाएंगे। तो हमें अब 12,50,000 रुपए चाहिए। कितनी देर बाद, आज से 20 साल के बाद हम लोग एक अकाउंट में पैसे इन्वेस्ट करने लगे हैं जो 13.2% इंटरेस्ट रेट देता है और एनुअल कंपाउंडिंग है। और मुझे जो फ्यूचर वैल्यू चाहिए वो 12,50,000 चाहिए। अब आपने ये बताना है कि आप कितना आर कैलकुलेट करें, ठीक है जी। तो फॉर्मूला एस का होगा। अच्छा, इसमें उसने ये बताया है कि एन्युटी ऑर्डिनरी लगेगी कि ड्यू लगेगी, देखते हैं, पढ़ते हैं। ए मशीन कॉस्ट ए कंपनी 1 million एंड इट्स इफेक्टिव लाइफ इज एस्टिमेटेड टू बी 20 years. If scrap is expected to realize 50,000 only, find the sum to be invested every year. और उसने कोई भी बात नहीं की कि पहली जो पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो किस डेट पे कर रहे हैं, ठीक है जी। तो हम इसे कहेंगे कि दिस इज एन्युटी ऑर्डिनरी। क्यों? क्योंकि उसने नहीं बताया कि ये एन्युटी ड्यू है, ठीक है। तो एन्युटी ऑर्डिनरी दो केसेस में होगा। अगर उसने बता दिया, ठीक है जी, टोल्ड यू कि जनाब इट इज एन एन्युटी ऑर्डिनरी, और उसने नो हिंट एट ऑल, कोई भी हिंट नहीं दिया आपको कि ये एन्युटी ऑर्डिनरी है कि एन्युटी ड्यू है, तो इस केस में भी हम ऑर्डिनरी ही लगाएंगे, ठीक है जनाब। तो इस तरीके से हम लोगों ने कैपिटल आर फाइंड आउट करना है। दिस वाज अनदर क्वेश्चन ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी सिंकिंग फंड, और इसका आंसर 14,997 एक स्टूडेंट ने कैलकुलेट करके दिया, वेरी गुड। परपेचुटी के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जी, गौर से देखिएगा जरा। और हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि एन्युटी का क्वेश्चन है कि परपेचुटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, पीवी फाइंड करना है, ऑफ अल्फा कंपनीज शेयर व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड। शेयर जो है ना वो आपको यील्ड देते हैं, आपको प्रॉफिट देते हैं 3 रुपए 84 पैसे एवरी 6 मंथ। इफ द मनी इज वर्थ 6% कंपाउंड सेमी एनुअली। वो कह रहा है कि जनाब आपने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है एक ऐसे कंपनी के शेयर की जो हर साल, हर 6 महीनों बाद आपको 3 रुपए 84 पैसे दे रहा है। कितनी देर तक दे रहा है कुछ नहीं बताया। तो जब हमारे पास एंडिंग डेट नहीं है तो हम कहेंगे कि ये तो एक परपेचुटी का सवाल है, ठीक है। उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा है। अब हमने ये चीज डिसाइड कर ली कि देयर इज नो टाइम पीरियड, अनलिमिटेड टाइम पीरियड है, तो ये परपेचुटी है, एन्युटी नहीं है। अच्छा, तो परपेचुटी में अगला सवाल हम अपने आप से ये पूछते हैं कि ये परपेचुटी ऑर्डिनरी है कि परपेचुटी ड्यू है। तो रूल फिर यहाँ पे भी वही अप्लाई होगा कि दिस इज अ परपेचुटी ऑर्डिनरी, क्योंकि उसने ये नहीं बताया कि पहली पेमेंट आज ही हो रही है, ठीक है। तो हम लोग प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी ऑर्डिनरी का फॉर्मूला लगाएंगे विच इज कैपिटल आर ओवर स्मॉल आर ओवर एन, ठीक है ना। यहाँ पे भी स्मॉल रेट आ रहा है ना, और मल्टीपल कंपाउंडिंग होगी तो रेट जहां जहां पे मिलेगा उसको एन से डिवाइड कर देना। तो कैपिटल आर है जी 3.84, रेट है जनाब आपके पास 6%, यानी कि 0.06 डिवाइडेड बाय कंपाउंडिंग कितनी है जी, मल्टीपल सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है तो डिवाइडेड बाय 2। तो जनाब इसका आंसर क्या बनेगा जी, 128 इसका आंसर आ रहा होगा। A firm wants to establish a library maintenance fund for a university. एक कंपनी है वो इतनी अच्छी होगी, उसने कहा कि जी यूनिवर्सिटी में क्योंकि तमाम लोग हसूले इल्म के लिए जाते हैं तो वहां पे एक लाइब्रेरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि उनको पता ही नहीं है कि यूनिवर्सिटी वाले बच्चों का लाइब्रेरी से कोई ताल्लुक नहीं होता, कोई सरोकार नहीं होता। जो बच्चे यूनिवर्सिटी में जाते हैं वो लाइब्रेरी तो दूर, वो कभी जो है ना वो क्लासेस में भी नहीं जाते, वो तो सिर्फ कैफेटेरिया में जाते हैं, प्ले ग्राउंड में जाते हैं, स्पोर्ट्स रूम में जाते हैं, लड़कियां कॉमन रूम में जाती हैं और फिर घूम घुमा के वापस आ जाती हैं, ऐसी है ना।
क्या ख्याल है? बहरहाल ये फॉर्म वालों की अपनी सोच है कि लाइब्रेरी भी होनी चाहिए, तो उन्होंने एक यूनिवर्सिटी के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। उन्होंने लाइब्रेरी मेंटेनेंस फंड जो है ना वो क्रिएट करके दिया है। द फॉर्म वुड प्रोवाइड ₹25,000 एवरी 6 मंथ्स। उन्होंने ये कहा है कि जी फॉर्म जो है वो हर 6 महीनों बाद 25,000 रुपए मेंटेनेंस फंड की फॉर्म में लाइब्रेरी को दिया करेगी। अच्छा, द फंड यील्ड्स अ 10% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो जो रेट है दैट इज 10%, और कंपाउंडिंग जो है वो सेमी एनुअली है, और आप हर 6 महीनों के बाद 25,000 रुपए दे रहे होंगे। ठीक है जी। व्हाट इज द अच्छा, व्हाट इज द इनिशियल डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश ए परपेचुअल स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स फ्रॉम द इंटरेस्ट एवरी 6 मंथ। उसने कहा कितने पैसे आज इन्वेस्ट कर दिए जाएं कि ये वाले पैसे हर साल जो है ना वो मिलते रहे। तो हम लोगों ने एक्चुअली फाइंड आउट करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज 25,000 के इतने पैसे आज वो बैंक में इन्वेस्ट कर दे, तो आज से हर 6 महीनों के बाद उनको इतने पैसे वापस मिलते चले जाएंगे, और उनके पैसे उतने के उतने वापस वहीं पे पड़े रहेंगे। ठीक है जी। तो प्रेजेंट वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, लेकिन उसने एक और मजे की बात की है, आफ्टर मेकिंग द फर्स्ट पेमेंट फ्रॉम द प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि आज ही आपने जो है वो पेमेंट पहली कर देनी है। तो दिस इज परपेचुटी क्वेश्चन, क्योंकि उसने कहा है कि ये परपेचुअल स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज है। ठीक है, देयर इज नो लिमिट कि आपको ये कितनी देर तक पैसे आते रहेंगे। तो आपने कहा कि ये परपेचुटी है, परपेचुटी ऑर्डिनरी है, ये ड्यू है। उसने कहा कि जी पहली पेमेंट जो है ना वो प्रिंसिपल से करनी है, यानी कि आज ही करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, थोड़ा सा जो है ना वो ट्रिकी क्वेश्चन है। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी परपेचुटी ड्यू का फॉर्मूला लगाना है, which is कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर ओवर स्मॉल आर। तो ये आप करेंगे जी 25,000 प्लस 25,000 divided by what is the rate 0.10 divided by 2। तो आपके पास जो आंसर आएगा डेट विल बी इक्वल टू 5,25,000। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इसका जो है ना वो आंसर फाइंड आउट करेंगे। एनुटीज की हम लोगों ने डिस्कशन कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ, या समझ लें कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। दो तीन तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक तो होते हैं जी रिटायरमेंट बेनिफिट के क्वेश्चन। अब ये रिटायरमेंट के जो क्वेश्चंस थे वो ऐसे होते हैं कि जी आज मिस्टर फलां की जो उम्र है वो 50 साल है, आज से 10 साल बाद वो रिटायर हो जाएंगे, रिटायरमेंट पे इतने पैसे मिलेंगे, आज उसके पास इतने पैसे हैं, फ्यूचर में उसको इतने पैसे चाहिए, तो उसका जो है ना वो कितना पैसे जमा कराए, या इस तरह के जो सवाल होते हैं। ये क्वेश्चन जो थे ना ये पहले आते होते थे जब आपका 5 नंबर का, 7 नंबर का, 10 नंबर का जो है ना वो पेपर में सवाल आया करते थे, जब आप रिटर्न पेपर दिया करते थे। लेकिन अब इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है जी। अब ये इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए, लेकिन क्योंकि टीचर्स के जो नोट्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चंस होते हैं, बच्चे इनको पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि जी पता नहीं हमारे टीचर ने तो कुछ कराया नहीं है, फिर भी ये जो इस तरह के क्वेश्चंस है ये मैं करवा देता हूँ। तो यहाँ पे इस सेशन में मैं ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा, ये सेशन एंड हो जाएगा तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की वीडियोस शेयर कर दूंगा, जिसमें ये रिटायरमेंट बेनिफिट के क्वेश्चंस भी होंगे, रिटायरमेंट प्लानिंग के क्वेश्चंस होंगे। तो वो क्वेश्चंस जो है ना वो मैं आपको वहां पे दूंगा। उसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, एनुटी के जो है ना वो कॉन्सेप्ट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो दो क्वेश्चंस जो है ना वो मैं इंशाल्लाह आपको उसकी वीडियो शेयर करूंगा, तो वो जो है ना वो आप वहां से लेके कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आते हैं विच आर डेफर्ड एनुटी। डेफर्ड एनुटी जो होती है उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन उसके भी बिल्कुल इसी तरीके से मैं क्वेश्चंस जो है ना वो कुछ आपको दूंगा। अभी मैं स्क्रीन ब्लैक कर रहा हूं ताकि मैं ब्लैक स्क्रीन के ऊपर लिख सकूं। ले जनाब, हम लोग बात करते हैं एनुटी की, कि जो एनुटी है वो एक खास टाइम पीरियड के लिए होती है। ठीक है, और इस एनुटी के अंदर पेमेंट जो है वो इक्वल पेमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल हर साल के एंड पे 10,000 की पेमेंट हो रही है। ठीक है जी। और ये जो 10,000 की पेमेंट हो रही है ये एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड हो रही है। तो जरा सोच के मुझे बताएं, एंड ऑफ एवरी ईयर हो रही है कि एनुटी ऑर्डिनरी होगी या ड्यू होगी? जो बिल्कुल ठीक है, ये एनुटी ऑर्डिनरी होगी। ठीक है जी। अच्छा, और एनुटी ऑर्डिनरी में ये टाइम पीरियड ऐसा होगा कि अगर हम इस एनुटी ऑर्डिनरी की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आपको पता है, वो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, तो जो वैल्यू आती है वो इस डेट की आती है।
ठीक है। इसलिए जो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है ना, विच इज कैपिटल आर इंटू 1 - 1 प्लस आर एस टू पावर -3 और ओवर आर, ये जो होता है, ये जो प्रेजेंट वैल्यू है, इसके बारे में हम कह सकते हैं कि दिस इज इक्विवेलेंट वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट पीरियड, राइट। और जब हम एस फाइंड करते हैं तो वो आखिरी पेमेंट वाले दिन एस फाइंड आउट होता है। तो अगर हम इन सब की इक्विवेलेंट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें फ्यूचर डेट पे और एस का फार्मूला लगाएं, एस का फार्मूला भी अब आपको पता है, कैपिटल आर इंटू 1 प्लस आर एस टू पावर टी -1 ओवर आर। जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो जो ये वैल्यू आती है, ये आपके पास आखिरी पीरियड के एंड वाले दिन की आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, दिस इज 2010, दिस इज 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 और 2017, ठीक है जी। तो जब हम लोग इन फॉर्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए वैल्यूज फाइंड करते हैं, और मैं आपको कहता हूँ जनाब पेमेंट हो रही है 2010 से लेकर 2017 तक 7-10-10 हजार रुपए की पेमेंट हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पेमेंट हो रही है 8 सालों तक। तो जनाब आपने जो है ना इनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, तो जब आप पी का फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास इनकी वैल्यू आएगी एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट पीरियड, यानी कि इस डेट पे। और अगर आप इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी एट द एंड ऑफ लास्ट पीरियड, यानी कि इस डेट के ऊपर, ठीक है जी। लेकिन फर्ज करें कि मैं आपको कहता हूं कि जी मुझे इन तमाम कैश फ्लोज की, यानी कि इस एनविटी की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए 2010 से भी 3 साल पीछे, यानी कि 2009 होगा ये, वो थोड़ा सा 3 से पीछे चला गया, 2008 की बात कर लेते हैं। तो मुझे अगर इस डेट पे इसकी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले तो इन तमाम के ऊपर प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाऊंगा, जो क्या करेगा, मुझे इस डेट की प्रेजेंट वैल्यू ला के दे देगा, ठीक है जी। हर एक के ऊपर प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाऊंगा, या मैं क्या करूंगा, प्रेजेंट वैल्यू परपेचुइटी का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो मेरे पास एक वैल्यू आएगी जो कि किस डेट की होगी, इस डेट की होगी, ठीक है। इन सबको जमा करूंगा मैं, तो मेरे पास यहाँ पे इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी जो कि इस फार्मूले से आती है। अच्छा, इसकी प्रेजेंट वैल्यू को अगर मैं कंसीडर करूं तो वो तो आ रही है 2010 की वैल्यू, मुझे चाहिए 2008 की वैल्यू। तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है ना, जो कि इस पी के फार्मूले से आई है, इसको मैं मजीद 2 साल तक डिस्काउंट करूंगा। और वो डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला, वही डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला एस इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर एस टू पावर टी होता है। तो अगर आपके पास फ्यूचर वैल्यू हो, आपने पी फाइंड करना हो, तो दैट विल बी इक्वल टू पी इज इक्वल टू एस ओवर 1 प्लस आर एस टू पावर टी, यानी कि ये 1 प्लस आर जाइए उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि अगर एनविटी आपकी स्टार्ट हो रही है एक डेट के ऊपर और आपको उसकी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए उस डेट से पीछे, तो आपको ये काम 2 स्टेप्स में करना पड़ेगा। पहला स्टेप तो ये होगा कि आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो आपके पास जो अमाउंट आएगी दैट विल बी द अमाउंट एंड इक्विवेलेंट वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट पीरियड। आपको उससे मजीद 2 साल पीछे जाने के लिए डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी, जो कि हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट में डिस्काउंटिंग पढ़ी थी। सिमिलरली अगर वो आपको कहता है कि नहीं भाई, आप ऐसे करें कि आप मुझे 2017 नहीं, 2020 की वैल्यू बताएं कि इसकी टोटल वैल्यू 2020 में कितनी हो जाएगी, तो हम सबसे पहले लगाएंगे एनओटी के फ्यूचर का फॉर्मूला, सम का। तो वो हमारे पास इस डेट के ऊपर प्रेजेंट इसकी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। अब यहां से 2 साल बल्कि 3 साल हमें आगे जाने के लिए कंपाउंडिंग का सहारा लेना पड़ेगा, हमें कंपाउंडिंग करनी पड़ेगी, राइट। दिस इज हाउ वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफर्ड एन्युटी, यानी कि एक ऐसी एन्युटी जो कि आज स्टार्ट नहीं हो रही है, आज से 2 साल के बाद 3 साल के बाद किसी एक खास डेट पे स्टार्ट हो रही है। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट कि जब आप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट पीरियड वैल्यू आएगी, उससे पीछे जाना है तो आपको डिस्काउंटिंग मजीद करनी पड़ेगी। और अगर आप फ्यूचर वैल्यू एस फाइंड आउट करेंगे तो ये एस के फॉर्मूले से, तो आपके पास अमाउंट आएगी विच इज एट द एंड ऑफ लास्ट पीरियड, और उससे मजीद आगे जाना है तो फिर आपको कंपाउंडिंग का सहारा लेना पड़ेगा। और मजे की बात यह है
कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ उन्हीं बच्चों को समझ आया होगा जिनको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी की समझ है। अदरवाइज सारे लोग एक दूसरे को यही कह रहे होंगे कि यार ये बता सर ने क्या बता दिया। बहरहाल ये जो डेफर्ड एन्युटी है इसके भी दो क्वेश्चंस जो है ना वो मैं एक या दो क्वेश्चंस आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। ये जो यूट्यूब की वीडियोस हैं वो मैं शेयर कर दूंगा, आप उन दोनों क्वेश्चंस को यहाँ से देख के समझ सकते हैं। तो हम लोग जो है ना वो स्क्रीन जो है वो उसकी तरफ दोबारा वापस चलते हैं। तो जनाब हम लोग वापस आ चुके हैं। एक तो हम लोगों ने बात की थी कि रिटायरमेंट बेनिफिट के जो क्वेश्चंस हैं वो वैसे तो लेंथी क्वेश्चंस हैं, आपको नहीं आने चाहिए, लेकिन हो सकता है कि इनमें से कोई सवाल आपको 3 नंबर के लिए आ जाए, तो मैंने उसकी कुछ प्रैक्टिस कराई है, मैं आपको उसकी वीडियोस दे दूंगा। और दूसरा जी डेफर्ड एन्युटी, और डेफर्ड एन्युटी के भी क्वेश्चन जो है ना वो मैं इंशाल्लाह 2 आप लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। हम लोग बात करते हैं कि एक प्रैक्टिकल यूजेज है कि हम लोग ये देखें कि जो फाइनेंस है इसका कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल है, फाइनेंस के कॉन्सेप्ट का। प्रैक्टिकली स्पीकिंग फाइनेंस का जो इस्तेमाल है हम लोग डिफरेंट एरियाज में करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि फाइनेंस से ही ये इसके जो फॉर्मूले हैं आपको इससे पता चलता है कि फ्यूचर वैल्यू क्या होगी किसी चीज़ की। तो फ्यूचर वैल्यू जब आपने फाइंड आउट करनी है तो इस फ्यूचर वैल्यू की बेस के ऊपर आप डिसीजंस ले सकते हैं। और सिर्फ ये फाइनेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ अमाउंट्स पे ही अप्लाई नहीं होता है, ये थोड़ा और भी चीज़ों के ऊपर अप्लाई होता है, जो इंशाल्लाह जैसे जैसे आप आगे पढ़ते चले जाएंगे आपको ये चीज़ें पता चलती जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम क्यूएम की बात करें तो क्यूएम का जो पेपर होता है ना ये स्टेज 1 का पेपर होता है। इस पेपर का ये एएफसी का पेपर है, ठीक है जी। और इसके बाद जो कैफ लेवल के ऊपर जो पेपर होता है ना दैट इज कैफ 8, यानी कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्यूएम वाले इस्तेमाल होते हैं। और उसके बाद जब आप सीफैप लेवल पे जाते हैं ना तो सीफैप लेवल पे भी एक पेपर है विच इज बीएफडी। ये पेपर जो है ये तो समझ लेंगे ये इन फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स पे काफी सारा बेस करता है। इस पेपर में भी तकरीबन 10 से 15 मार्क्स का जो एरिया होता है ना वो फाइनेंस के एरिया से रिलेट कर रहा होता है। इसमें थोड़ा ज्यादा 20 से 25 मार्क्स का जो एरिया होता है ना वो फाइनेंस से ही रिलेट कर रहा होता है। बहरहाल ये जो एएफसी लेवल के ऊपर आप जो ये क्यूएम पढ़ रहे हैं फाइनेंस पढ़ रहे हैं तो इसमें भी तकरीबन जो है ना वो 15 से 20% का जो एरिया है वो आपका फाइनेंस से रिलेटेड होता है। बहरहाल तो ये जो कॉन्सेप्ट्स आप यहाँ पे पढ़ेंगे फ्यूचर वैल्यू का, प्रेजेंट वैल्यू का, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एनुटीज, परपेचुइटीज, ये आपको आगे भी जाके जो है ना वो डिफरेंट लेवल्स पे हेल्प कर रहे होंगे। दूसरी चीज ये है कि हम लोगों ने अभी बात की कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड एक फंड होता है जो आप मेंटेन करते हो फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग सम एक्स अमाउंट इन फ्यूचर। आपको फ्यूचर में कुछ अमाउंट चाहिए तो आप उस अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हो जिसका नाम है सिंकिंग फंड, और नाम से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। इसके अलावा एक और जो पर्पस है एनुइटीज का या परपेचुइटीज का या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज का वो होता है जी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स। ओए होए होए होए, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स। अप्रेजल करना कहते हैं किसी चीज को वैल्यूएट करने को। तो कभी कभार ये जो एनुटीज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं या कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको हम इस्तेमाल करते हैं, जो डिफरेंट कंपनीज है वो इस्तेमाल करती हैं कुछ बिजनेस को शुरू करने के लिए। देखिए आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आपका उस बिजनेस का जो पर्पज है वो यही है ना कि आप इसमें से प्रॉफिट कमा सकें। अगर आप इस बिजनेस से प्रॉफिट नहीं कमा सकते तो इस बिजनेस का फिर क्या फायदा, राइट। तो एक बिजनेस से आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितने पैसे मिलेंगे, वो कब कब मिलेंगे, उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, क्या वो बिजनेस जो है वो आपको प्रॉफिटेबल भी है या नहीं है, क्या वो बिजनेस शुरू करना चाहिए या अगर आपके पास पैसे आ गए हैं तो सीधा बैंक में जमा करा दें। ये जो डिसीजन मेकिंग है ना ये हम लोग इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के कॉन्सेप्ट में करते हैं। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का जो कॉन्सेप्ट है इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं। इवन बीएफडी के अंदर तो आपको शायद 15-16 टेक्निक्स पढ़ाई जाती हैं, नहीं थोड़ी कम, तकरीबन 7-8 के करीब टेक्निक्स पढ़ाई जाती हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की। लेकिन हम लोग सिर्फ यहाँ पे 2 बेसिक, बहुत ही बेसिक जो है ना वो टेक्निक्स पढ़ेंगे, एनपीवी मेथड और दूसरी है जी आईआरआर। ठीक है, बहुत सारे और भी हैं जो कि हम लोगों ने नहीं पढ़ने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स के। हम लोग किसी भी कंपनी के अंदर कोई भी जब बिजनेस कोई इन्वेस्टमेंट करने लगता है, कोई बिजनेस शुरू करने लगता है तो वो उसको इवेल्युएट करता है कि क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। उसके 2 तरीके हैं, एक है जीएनपीवी मेथड और एक है आईआरआर मेथड। अच्छा, एक एक करके इन दोनों मेथड्स के बारे में जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। एनपीवी मेथड ये कहता है कि जनाब जब भी कभी आप कोई बिजनेस करने लगे हैं
तो आप देखें कि आपको उस बिजनेस में आप लगाने क्या लगे हैं और आपको मिलेगा क्या उस बिजनेस से। ठीक है ना जी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि एक बिजनेस है मेरे पास जिसमें मैं लगाने लगा हूं 2 लाख रुपए और मुझे उससे प्रॉफिट्स मिलेंगे 15,000 पहले साल, 20,000 दूसरे साल, 30,000 तीसरे साल और 40,000 चौथे साल। और उसके बाद वो बिजनेस जो है ना वो एंड कर दूंगा मैं। तो आप देखें कि आपने इस बिजनेस में कितने पैसे लगाए, 2 लाख, आपको मिल कितने रहे हैं, 40 और 30 70 और 20 90, 1,05,000। तो क्या आप ये बिजनेस करेंगे? जी बिल्कुल नहीं करेंगे, ये बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं। ठीक है। अच्छा, अमाउंट चेंज कर लेते हैं। मैं कहता हूं जी एक बिजनेस है जो आप 2 लाख रुपए से ही शुरू करने लगे हैं। पहले साल आपको मिलेंगे 25,000, दूसरे साल भी आपको 25,000, तीसरे साल भी 25,000, नहीं 25 नहीं 50 50 कर लेते, सॉरी। 4 सालों में 50 50 करके आपको 2 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। फिर मैंने 2 लाख लिखना शुरू कर दिया, सॉरी 50 लिखना है जी यहाँ पे। और वो ब्लैक स्क्रीन जो है वो गायब हो चुकी है। वो सारा कुछ ही गायब हो गया। चले दोबारा से शुरू कर लेते हैं। बिजनेस स्टार्ट किया आपने जी, 2 लाख रुपए लगाए। पहले साल के एंड पे आपको मिले 50,000, दूसरे साल के एंड पे आपको मिले 50,000, तीसरे साल के एंड पे आपको मिले 50,000 और चौथे साल के एंड पे भी आपको मिले 50,000। 2 लाख रुपए लगाए और 2 लाख रुपए वापस आ गए। ठीक है, चलो 2 लाख नहीं, 2 लाख और 1,000 रुपया वापस आ गया, 51,000। तो 51,000 रुपए आपको इस साल वापस आ गए। तो इसका मतलब यह है कि आपने 2 लाख रुपए लगाए और 2,01,000 रुपए कमा लिए। तो क्या ये बिजनेस कर लेना चाहिए, प्रॉफिटेबल है? चले कर लेना चाहिए या नहीं, वो तो ठीक, वो एक अलग बात है। क्या ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है? आप लोगों का क्या ख्याल है, जरा बताएं। 1,000 का प्रॉफिट है, एक बच्चे ने कहा जी बिल्कुल। कुछ बच्चे कह रहे हैं नो नो नो। इसकी क्या वजह है जी, क्यों नहीं है नॉट प्रॉफिटेबल? व्हाई नॉट प्रॉफिटेबल? नहीं, एक बच्चे ने कहा जी एक्सपेंस भी होता है। ये जो पैसे मिल रहे हैं ना, ये एक्सपेंस वगैरह सारे माइनस करने के बाद है। ठीक है, क्या ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है? क्या इसमें हमें प्रॉफिट मिल रहा है? प्रॉफिट है लेकिन थोड़ा है। हाँ ठीक है, 2 लाख रुपए लगा रहे हैं, 2,01,000 रुपए आ रहे हैं, प्रॉफिट है, लॉस तो नहीं है ना। ठीक है, कुछ बच्चे जो है ना वो सही जवाब भी दे रहे हैं। तो हाँ, अब देखें, मुझे खुशी हुई कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है। देखें, ये जो 1 लाख रुपए हैं, ये जो 50,000 रुपए हैं, जो आज से 1 साल के बाद मिल रहे हैं, आज इनकी अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करूं तो वो 50,000 तो नहीं होगी, वो तो 50,000 से कम होगी। ठीक है, इसी तरीके से जो आज से 4 साल के बाद 51,000 रुपए मिलने हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो बहुत कम होगी। तो अगर हमने आज कंपैरिजन करना है, तो हम आज के 2 लाख रुपए के कैश फ्लोज के साथ जब कंपेयर करेंगे, तो हम ये जो 1 साल के बाद मिल रहा है, इसकी 1 साल पीछे की प्रेजेंट वैल्यू लेंगे। ये जो 2 साल बाद मिल रहा है, इसको 2 साल पीछे लेके आएंगे, 2 साल डिस्काउंट करेंगे और इसकी प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे। ये जो 3 साल के बाद मिल रहा है, इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे और ये जो 4 साल के बाद मिल रहा है, इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे। और फिर उनको कंपेयर करके देखेंगे कि जो फ्यूचर में हमें पैसे मिल रहे हैं, इनकी आज कितनी वैल्यू है, क्योंकि आज इनको कमाने के लिए मैं 2 लाख रुपए दे रहा हूं, राइट? So this is the method of net present value method. NPV method आपको ये बताता है कि अगर आपने किसी एक बिजनेस के बारे में ये देखना है कि उससे कितना बेनिफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, तो आप ऐसे करें कि आप उसके जो डिफरेंट डेट्स के ऊपर जो पेमेंट्स हैं, उन पेमेंट्स को एक डेट पे ले आए। जो भी आपका डेट, जो भी आपके दिल करता है, उस डेट पे तमाम इनफ्लोज और आउटफ्लोज को ले आए। तमाम कैश जो आपने लिए हैं और तमाम कैश जो आपने दिए हैं, उन सबको एक डेट पे उसकी प्रेजेंट वैल्यू
फाइंड आउट कर लें, फिर उसके बाद डिसाइड करें कि ये बिजनेस करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, जैसे वो ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी कहा कि अभी तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन इसके बाद सोचेंगे कि ये करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो भी उनके साथ हुआ। बहरहाल, तो जनाब नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड आपको ये कहता है कि जब कभी भी आप किसी बिजनेस की वैल्यूएशन कर रहे होते हैं, तो आपने उसके तमाम फ्यूचर के कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, चाहे वो कैश इनफ्लो है या आउटफ्लो है, और उसके बाद उनकी तमाम इनफ्लोज की और आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू को ऐड करना है, और उसके बाद देखना है कि क्या वो बिजनेस बेनिफिशियल है या नहीं है। अब फर्ज करें कि मैं ये देखता हूं कि इन तमाम की जो प्रेजेंट वैल्यू बन रही है वो बन रही है 1,70,000। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल ली है। ठीक है, कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, इसी के आसपास आएगी। तो जब आपने इनकी प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट की, सम किया, तो अब मुझे पता लग रहा है कि यार ये जो बिजनेस है ये 2 लाख रुपए मेरे लग रहे हैं, लेकिन 1,70,000 रुपए मुझे वापस मिल रहे हैं, तो दिस बिजनेस शुड नॉट बी एंटर्ड इनटू, ये काम जो है ये नहीं करना चाहिए था। ठीक है जी, सही है। तो दिस इज हाउ वी इंट्रोड्यूस this is how we evaluate a project by using the net present value method, NPV method। NPV method जो है वो ये कहता है कि आपने जो भी बिजनेस है उसकी तमाम फ्यूचर कैश फ्लोज, चाहे वो इनफ्लोज है या आउटफ्लोज है, उन तमाम की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लें और उन तमाम प्रेजेंट वैल्यूज को सम कर लें। ठीक है जी। आपके पास दो तरह के कैश फ्लोज होते हैं। एक कैश फ्लोज होते हैं कि जी आपने पैसे दिए, जिनको हम पेमेंट्स कहते हैं, पैसे लगा दिए आपने, कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी, और एक आपको कैश या प्रॉफिट या जो भी है वो रिसीव हुआ, इसे हम इनफ्लो कहते हैं। तो कैश फ्लोज दो तरह के होते हैं, एक कैश फ्लो को कैश आउटफ्लो कहते हैं, और एक टाइप के कैश फ्लो को कैश इनफ्लोज कहते हैं। नॉर्मली जो आउटफ्लोज होते हैं उनको नेगेटिव नंबर्स में लिखा जाता है, और जो इनफ्लोज होते हैं उनको पॉजिटिव नंबर्स में लिखा जाता है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज ये होती है कि कभी कभार ऐसे भी होता है कि आपने किसी से पैसे लेने थे। ठीक है जी, आपने रिसीव करने थे किसी से पैसे, और अब वो आपने रिसीव नहीं करने, एक पैसे आपको आने थे और आपने जो है ना वो पैसे आप रिसीव नहीं करने, उस बंदे ने कहा जी मैं तो नहीं देने, तो आपका नुकसान हुआ ना। तो या तो जो पेमेंट्स होती है इनको आउटफ्लो कहते हैं, या अवॉइडेंस ऑफ इनफ्लो भी जो होता है, यानी कि एक इनफ्लो होना था वो नहीं हुआ, इसको भी हम आउटफ्लो ट्रीट करेंगे। सिमिलरली पैसे जो रिसीव किए हैं इनको हम लोग इनफ्लो कहते हैं, या अगर आपने कोई पैसे देने थे और वो आपने नहीं दिए, इसको हम अवॉइडेंस ऑफ आउटफ्लो कहते हैं। तो इनफ्लो की दो एग्जांपल्स हो सकती हैं, पैसे रिसीव किए या देने थे और नहीं दिए, इन दोनों को हम लोग इनफ्लो कहते हैं और इनको पॉजिटिव नंबर्स के तौर पे शो किया जाता है। और जो आउटफ्लोज होते हैं इनमें आपने पैसे दिए या लेने थे और नहीं मिले, ये दोनों चीजें आउटफ्लो में आती। ठीक है जी, इनफ्लो को पॉजिटिव लिखते हैं, आउटफ्लो को नेगेटिव लिखते हैं। जब आप इनफ्लोज और आउटफ्लोज की तमाम की प्रेजेंट वैल्यूज फाइंड आउट करके उसका सम करेंगे, तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा, उसे हम एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट कहते हैं। जो भी प्रोजेक्ट है उसकी एनपीवी फाइंड आउट करने का मतलब यह है कि उसके अंदर तमाम कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो दैट विल बी द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। अच्छा, इसका यूजेज क्या है? दो रूल्स होते हैं जी। एक होता है जी फिजिबिलिटी रूल। फिजिबिलिटी रूल का ये मतलब है कि एक बिजनेस की फिजिबिलिटी फाइंड आउट की जाए, क्या ये बिजनेस फिजिबल है, क्या ये बिजनेस आपके लिए बेनिफिशियल भी है या नहीं है। ठीक है, तो फिजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर आपकी एनपीवी पॉजिटिव हो, राइट, आप एनपीवी फाइंड आउट करें और उसका आंसर आए 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, अगर आपकी एनपीवी पॉजिटिव हो तो फिर वो प्रोजेक्ट जो है ना वो फिजिबल होता है, तो फिर वो आपको वो वाला प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए। और अगर उसकी एनपीवी नेगेटिव हो तो ये प्रोजेक्ट जो है ना फिजिबल नहीं होता। जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल ली, तो हमने जो है ना वो कैश आउटफ्लो थे 2 लाख के, तो नेगेटिव 2 लाख हो गया, और उसके अंदर जितने भी उसके कैश इनफ्लोज थे वो सारे 1,70,000 रुपए हमने अज्यूम किए थे कि इतने हैं, तो ये 30,000 रुपया जो है ये नेगेटिव एनपीवी है इसकी। तो इस केस में एनपीवी नेगेटिव होने की वजह से हम कहेंगे कि दिस प्रोजेक्ट इज नॉट
फिजिबल, ये प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं है, इस प्रोजेक्ट को नहीं करना चाहिए। और अगर आपके पास एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हों और आप उनका कंपैरिजन कर रहे हो, तो दो प्रोजेक्ट्स में जिस प्रोजेक्ट की एनपीवी बेहतर होगी, ज्यादा बड़ी होगी, वो प्रोजेक्ट ज्यादा बेहतर है। तो कंपैरिजन रूल ये कहता है कि अगर आपके पास दो प्रोजेक्ट्स हैं तो आप उन दोनों की एनपीवी फाइंड आउट करें। तो जो बिजनेस जो है वो ज्यादा अच्छी, जिसकी ज्यादा हाई जिसकी एनपीवी होगी, दैट विल बी योर मोर बेनिफिशियल प्रोजेक्ट। अच्छा जी, देखिए एक चीज समझना जरूरी है, सब लोग जरा गौर से सुन लें। वो ये है कि अगर किसी कंपनी की एनपीवी किसी बिजनेस की जीरो आ गई है, इसका ये मतलब नहीं है और जरा भी नहीं है कि इसका जो प्रॉफिट है वो जीरो होगा। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर एक कंपनी की जो एनपीवी है वो नेगेटिव आ गई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसका ये प्रॉफिट नहीं है, ये लॉस में है। इसका ये मतलब नहीं है। तो एनपीवी नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि ये लॉस है, एनपीवी पॉजिटिव का ये मतलब नहीं है कि इसका प्रॉफिट है। ठीक है। खैर डेफिनेटली एनपीवी जो है वो, एनपीवी और प्रॉफिट जो है वो सेम नहीं है, पहली बात तो ये समझ लें। अच्छा, फिर एनपीवी है क्या? देखिए, आप एक बिजनेस शुरू करने लगे, आपके पास वो एक बिजनेस है जिसको आप चेक कर रहे हो, लेकिन अगर कोई सियाना आपको कहे कि यार तुम्हें क्या पड़ी है, तुम बिजनेस शुरू करो, तुम बैंक में डिपॉजिट करा दो। ठीक है ना जी, तुम बैंक में डिपॉजिट करा दो, बिजनेस ना शुरू करो। तो हमेशा आपके पास अगर कैश है, अगर आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन ये होती है कि आप उस बिजनेस को शुरू ना करें और बैंक में पैसा जमा करा दें। ठीक है जी। किसी भी प्रोजेक्ट की एनपीवी का ये मतलब होता है कि अगर आप उसको बैंक में डिपॉजिट ना करवाएं और बिजनेस में लगा दें, तो आपको बैंक में डिपॉजिट कराने की निस्बत कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये एनपीवी का मतलब है। एनपीवी का मतलब यह है कि जो पैसे आपने बिजनेस में लगाए हैं, अगर वो आप बैंक में डिपॉजिट करा देते, तो आपके बेनिफिट में इतना फर्क आना था। ठीक है, एक बिजनेस की एनपीवी अगर 4,000 है ना, तो इसका मतलब ये है, 40,000 है अगर, तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस में लगाया तो आपको प्रॉफिट मिला 9,60,000 का, और अगर बैंक में लगाया होता तो आपको 9,20,000 रुपए का प्रॉफिट मिलता। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है एक्चुअली एनपीवी। कि अगर आपके पास कुछ पैसे हैं वो आपने बैंक में जमा कराए तो आपको जितना प्रॉफिट मिला, और वो पैसे अगर आपने बिजनेस में लगाए तो आपको जितना प्रॉफिट मिला, इन दोनों प्रॉफिट्स की नेट प्रेजेंट वैल्यू में जो डिफरेंस होता है, दैट इज एक्चुअली एनपीवी ऑफ द बिजनेस। ठीक है ना जी, तो दिस इज एनपीवी। तो अगर एक एनपीवी जीरो है, एनपीवी पॉजिटिव है, एनपीवी नेगेटिव है, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि इसका प्रॉफिट क्या होगा। हो सकता है ये प्रॉफिट में हो सकता है ये लॉस में हो बिजनेस। क्योंकि इसका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इसका बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया जाएगा इनकम माइनस एक्सपेंसेस करके। ठीक है ना जी। तो इनकम में से जब आप एक्सपेंस माइनस करेंगे तो आपका फिर प्रॉफिट आइडेंटिफाई होगा। दिस वाज द क्वेश्चन जो आपने पूछा था। बहरहाल आपका अपना कसूर है, आपने पूछा था। नहीं, ये खान जमान आपने जो बात की है कि जीरो एनपीवी ब्रेक इवन पॉइंट के बराबर भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। मैंने भी आपको बताया कि एनपीवी का मतलब क्या है। एनपीवी का ये मतलब है कि इफ यू डू नॉट इन्वेस्ट इन बिजनेस एंड यू इन्वेस्ट इन बैंक, तो आपको कितना डिफरेंस मिलेगा। और जो ब्रेक इवन होता है वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर बिजनेस खुद नो प्रॉफिट नो लॉस में होता है। तो एनपीवी और ब्रेक इवन में फर्क है। एनपीवी और ब्रेक इवन दोनों सेम चीजें नहीं है, ये चीज समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी। चलिए जी, हम लोगों ने नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, और उनकी हम लोग सम जब करते हैं तो हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आती है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR। अच्छा, ये भी
दो चीजों के दरम्यान में कंपैरिजन के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव अ बिजनेस जो कि आप शुरू करने लगे एंड यू हैव अ बैंक, बिजनेस और बैंक के दरम्यान में कंपैरिजन है। देखिए, बिजनेस आप इसलिए चलाते हैं कि इसमें से आपको एक इंटरेस्ट मिल सके, एक प्रॉफिट मिल सके। कि जनाब आपने बिजनेस शुरू किया 2 लाख रुपए का, फिर आपको 50,000 मिला पहले साल, 50,000 मिला दूसरे साल, 50,000 मिला तीसरे साल, 50,000 मिला चौथे साल। तो आपने जो है ना वो बिजनेस शुरू कर दिया, आपने मशीनें लगा ली, लोगों को हायर कर लिया। तो असल में तो आपका मकसद ये है ना कि हर साल के एंड में आपको कुछ पैसे मिले। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये बिजनेस भी मालिक के लिए, ऑनर के लिए एक बैंक की तरह ही होता है, जिसमें आपने कुछ पैसे लगा दिए, यानी कि डिपॉजिट करा दिए, और वो बिजनेस आपको हर साल कुछ ना कुछ पैसे दे रहा है। राइट? अच्छा, अगर वो बिजनेस आपको पैसे दे रहा है और वो आपका बैंक, अगर हम उसे कंसीडर करें, तो उस बैंक का रेट क्या होगा? वो बैंक आपको किस रेट के ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है? दैट रेट इज कॉल्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये वो रेट ऑफ रिटर्न होता है कि अगर हम अपने बिजनेस को एक बैंक समझें और उस बैंक में कुछ इन्वेस्ट कर दें, यानी कि जब हम बिजनेस शुरू करने लगते हैं तो हम उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, इसी तरीके से अगर हम लोग एक बैंक में पैसे रखते हैं तो पैसे उसमें भी डालने पड़ते हैं। तो ये समझ लें कि ये दो बॉक्सेस हैं, एक बिजनेस है और एक बैंक है। हम बिजनेस में भी पैसे डालेंगे तो पैसे तो डालने पड़ेंगे, हम बैंक में पैसे डालेंगे तो उसमें भी पैसे डालने पड़ेंगे। दोनों से हमें फिक्स अमाउंट ऑफ कैश मिल रहा है। हाँ, ये है कि जब हमने बिजनेस शुरू किया है तो उसकी एक एक्टिविटी है, सारा कुछ है, वो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम लोग इनफ्लोज और आउटफ्लोज की बात करें तो दोनों ही सेम तरीके से काम कर रहे हैं। तो बिजनेस को अगर हम लोग एक बैंक ट्रेड करें तो उस बैंक का इंटरेस्ट रेट क्या होगा? दैट इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है? अच्छा, एक बिजनेस है, उसका हम IRR फाइंड करते हैं कि ये बिजनेस जो है ना ये एक्चुअली आपको 15% के हिसाब से रिटर्न दे रहा है। इसकी कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं अभी, वो क्या होती है। और जनाब IRR 0% पे फाइंड करें तो वो पता नहीं क्या होता है, NPV 0 हो जाती है। उस चीजों को साइड पे कर दें, अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं कि IRR एक्चुअली है क्या। एक बिजनेस है, उस बिजनेस में हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उससे हमें रिटर्न मिलता है, तो वो भी तो एक बैंक की तरह ही ट्रीट कर रहा है अगर हम सिर्फ इनफ्लोज और आउटफ्लोज की बात करें। और वो बिजनेस हमें जितने भी पैसे दे रहा है, जितना भी बेनिफिट दे रहा है, अगर हम उसका एक सिंगल रेट फाइंड आउट कर पाए किसी भी तरीके से, और वो रेट है 15%, कैसे फाइंड आउट करते हैं अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। और बैंक जो है वो मुझे रेट दे रहा है 14%, तो बिजनेस मुझे ज्यादा रेट दे रहा है, क्या ख्याल है? बिजनेस मुझे सेम इन्वेस्टमेंट के ऊपर 15% इंटरेस्ट दे रहा है, और अगर वो मैं इन्वेस्टमेंट बैंक में जमा कराऊंगा तो मुझे बैंक 14% इंटरेस्ट देगा। तो अगर बैंक वाले मेरे पास आके बैठे हो कि सर आप क्या बिजनेस शुरू करने लगे हैं, आप ऐसे करें, बिजनेस ना शुरू करें, ये जो आपने 2 लाख रुपए बिजनेस में लगाना है ये मुझे दे दें, मैं आपको 14% के हिसाब से इंटरेस्ट दे दूंगा। मैं कहूंगा नहीं जनाब, ये जो बिजनेस है ये मुझे 15% के हिसाब से इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है? इस बिजनेस से मुझे 15% के हिसाब से बेनिफिट हो रहा है, मैं आपके पास 14% पे क्यों रखूं? ये तो मुझे नुकसान हो जाएगा। अच्छा, बैंक कहता है चले जी आप 16% इंटरेस्ट ले लें। मैं सोचूंगा कि मेरा बिजनेस जो है वो मुझे 15% का प्रॉफिट दे रहा है और बैंक मुझे 16% का प्रॉफिट दे रहा है, अब मैं बिजनेस नहीं करूंगा। अब मैं बैंक को पैसे जमा करा दूंगा, ये 2 लाख अब मुझे बिजनेस में नहीं लगाने चाहिए, बल्कि ये 2 लाख रुपए मुझे उठा के बैंक को दे देने चाहिए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कि एक बिजनेस को अगर हम लोग बैंक की तरह ट्रीट करें तो ये जो हमें आउटफ्लोज दे रहा है, जो हमें बेनिफिट्स दे रहा है हर साल, ये इसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा? उस इंटरेस्ट रेट को हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। ठीक है जी? अच्छा, अब हम जरा बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इफ ए प्रोजेक्ट इज ए बैंक, अगर ए प्रोजेक्ट को हम बैंक ट्रीट करें, व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिटर्न? द रेट कैन बी वर्क बैक फ्रॉम कैश फ्लोज। ये बिजनेस हमें जिस तरह से भी कैश फ्लोज दे रहा है उन तमाम कैश फ्लो से हम वर्क बैक कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट। और मजे की बात यह है कि उसको फाइंड करने का कोई अलग तरीका नहीं है, आपने जो है ना वो उसको फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा रेट होगा जिस रेट के ऊपर इनकी जो है ना वो जो रिटर्न है वो
उसका एनपीवी जो है ना वो 0 होगी। ठीक है। अच्छा, आईआरआर कैलकुलेशन इज मोर कॉम्प्लेक्स मैटर, ये डिफिकल्ट काम है, इसमें एक्स्ट्रापोलेशन भी होती है, इसलिए आईआरआर को कैलकुलेट करना आपकी बुक में नहीं। ठीक है। हालांकि अब आपके पास कैलकुलेटर जो है वो उनसे आप बहुत इजीली एग्जैक्ट आईआरआर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आईआरआर की एस्टिमेशन का फॉर्मूला आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है। आईआरआर की एस्टिमेशन का जो एक्चुअल फार्मूला है वो ये है कि आपके पास किसी भी बिजनेस के तमाम कैश फ्लोज होने चाहिए और आप उन कैश फ्लोज की नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें कोई से अपनी मर्जी के दो रेट्स के ऊपर। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं, अपनी मर्जी के कोई से दो रेट्स आप लें, उनके ऊपर एनपीवी फाइंड आउट करें और ये फॉर्मूला लगाएं कि आईआरआर इज इक्वल टू A%, यानी कि जो पहला रेट होगा उसको A% कह लें, जो दूसरा रेट होगा उसको B% कह लें। A% के ऊपर जो एनपीवी होगी उसे एनपीवी एट ए कह लें और B% जो होगी उसे एनपीवी बी कह लें। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा A% प्लस एनपीवी एट ए डिवाइडेड बाई एनपीवी एट ए माइनस एनपीवी एट बी इनटू बी माइनस A%। तो आप जो फाइंड आउट करेंगे वो रेट, ये वो इंटरेस्ट रेट होगा जो बिजनेस का अपना जाती पर्सनल इंटरेस्ट रेट है। यानी कि बिजनेस को अगर हम एक बैंक ट्रीट करें तो वो बैंक हमें कितने परसेंट इंटरेस्ट दे रहा होगा वो यहां से पता चलेगा। अच्छा, लेकिन जब आप डिफरेंट इंटरेस्ट रेट अज्यूम करते हैं, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने रेट अज्यूम किया 12% और 13%, तो उसका आईआरआर का आंसर कुछ और आता है, और एक बच्चा जिसने 10% और 15% के रेट्स अज्यूम किए हुए उसका आईआरआर सेम फॉर्मूले से सब कुछ सही करने के बावजूद भी डिफरेंट आता है। ठीक है, थोड़ा सा फर्क होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका इंटरेस्ट रेट आया 11.1%, तो वो हो सकता है 11.5% होगा। ठीक है, वो 11.7% होगा। तो थोड़ा सा प्लस माइनस आप कह सकते हैं कि 1% का फर्क जो है ना वो इसमें आ जाता है। 1% भी बहुत बड़ा फर्क है, तो जो है ना वो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में फर्क आ जाता है। इसलिए आईआरआर के फॉर्मूले को हम आईआरआर एस्टिमेशन का फॉर्मूला कहते हैं, आईआरआर कैलकुलेशन का फॉर्मूला नहीं कहते। अच्छा, कभी आपको आईआरआर फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाए तो आपने आईआरआर के लिए अपनी मर्जी के दो रेट्स लिए और उन दोनों रेट्स के ऊपर जो है ना वो आपने एनपीवी फाइंड आउट किया, फॉर्मूला में पुट किया, जो आंसर आया उसके नजदीक नजदीक आपने ऑप्शन ढूंढ लेनी और उसको टिक कर लेना। राइट, दिस इज हाउ वी विल फाइंड आउट द आईआरआर। आईआरआर की एस्टिमेशन जो है वो इस तरीके से करते हैं। तो आईआरआर की एस्टिमेशन कर लेने के बाद होता ये है कि बच्चों को ये चीज हजम ही नहीं होती कि अपनी मर्जी के दो रेट्स लेने हैं। बच्चे इस चीज को मानने के लिए, अब्जॉर्व करने के लिए तैयार ही नहीं होते कि उनको भी कोई डिसीजन करने के लिए कह दिया गया। वो इतने परेशान हो जाते हैं कि सर ये पता नहीं क्या हो गया। तो फिर मैंने डिफरेंट जो बीएफडी के टीचर्स हैं, जो कैफेड के टीचर्स हैं, सब लोगों से मशवरा किया और उसके बाद मैंने एक अप्रोच डेवलप की है जो कि मैं चाहता हूं कि सब लोग उसी एक अप्रोच को फॉलो करते हुए आईआरआर जो है ना वो फाइंड आउट कर लें, क्योंकि उस अप्रोच में कोई मुजायका नहीं। ठीक है जी। वो अप्रोच ये है कि सबसे पहले आप 10% इंटरेस्ट रेट लें। आपने दो इंटरेस्ट जो है ना वो ज्यूम करने हैं ना, दो इंटरेस्ट रेट, तो एक इंटरेस्ट रेट लें आप 10%। अच्छा, और उसके ऊपर एनपीवी फाइंड आउट करें। दिस विल बी योर स्टेप नंबर 1। अगर आपने 10% के ऊपर जो एनपीवी फाइंड आउट किया है, अगर वो पॉजिटिव आती है तो जो अगला रेट है वो मजीद बड़ा कर लें, यानी कि 15% कर लें। ठीक है जी। और अगर एनपीवी नेगेटिव आती है तो अगला रेट इससे छोटा ले लें, यानी कि 5% ले लें। ठीक है, दो रेट ले लें। इन दोनों रेट्स को यूज करते हुए आप आईआरआर फाइंड आउट करेंगे। तो जब क्योंकि सारे ही लोग सेम रेट यूज कर रहे होंगे तो उनका आंसर सबका सेम आएगा। मसला ये होता है कि क्लास में बहुत सारे बच्चे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, एक का आंसर 11.1% आ रहा होता है, एक का 11.2%, एक का 11.5%, तो सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर ये कैसे है। ये इसलिए है कि आप आईआरआर को एस्टिमेट कर रहे हो। आईआरआर की एस्टिमेशन में थोड़ा बहुत फर्क अगर आंसर में आ जाता है तो आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो आईआरआर की जब एस्टिमेशन के लिए ये आप एक्स्ट्रापोलेशन का फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे तो देन आपने कोई से भी अपनी मर्जी के दो रेट्स ले लेने हैं। अगर आप मेरे से मेरी मर्जी पूछें तो मैं आपको कहूंगा कि सबसे पहला रेट लें 10% और उसके ऊपर एनपीवी फाइंड आउट कर लें। अगर उसकी एनपीवी जो है वो पॉजिटिव आ रही है तो अगला रेट 15% ले लें, और अगर उसकी एनपीवी नेगेटिव आ रही है तो अगला रेट 5% ले लें। ठीक है जी, दिस इज सिंपल। और उसके बाद जनाब आप इन दोनों रेट्स को इस फॉर्मूला में पुट करें, आईआरआर फाइंड कर लें। ठीक है जी। तो आईआरआर इज द इंटरनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि एक बिजनेस आपको दे रहा है। अगर हम उस बिजनेस को एक बैंक ट्रीट करें तो उस बैंक का इंटरेस्ट रेट क्या होगा।
और हम लोग उसको बैंक के ऑफर रेट के साथ कंपेयर करते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि वो बिजनेस हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फर्ज करें कि आईआरआर को अगर हम बैंक के रेट के साथ कंपेयर कर रहे हैं और आईआरआर बड़ा है, तो फिर हम क्या करेंगे कि प्रोजेक्ट शुरू करना बेहतर है। और अगर आईआरआर फाइंड आउट किया और वो बैंक के रेट से छोटा है, तो हम कहेंगे कि बैंक जो है वो ज्यादा बेहतर है। और अगर आईआरआर शुरू किया और वो बैंक का रेट के बराबर है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों ऑप्शन सेम है, प्रोजेक्ट भी शुरू किया जा सकता है और बैंक में भी पैसे जमा कराए जा सकते हैं, ये दोनों ऑप्शंस बिल्कुल सेम है। और अगर हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, तो दो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में से वो प्रोजेक्ट ज्यादा बेहतर होगा जिसकी आईआरआर बेहतर है, जिसकी आईआरआर बड़ी है। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव टू प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट ए एंड बी, एक प्रोजेक्ट की आईआरआर आ रही है 12% और एक प्रोजेक्ट की आईआरआर आ रही है 13%, तो हम कहेंगे कि वो प्रोजेक्ट जो हमें ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, मतलब ये वो प्रोजेक्ट जिसकी आईआरआर बड़ी है, वो हमें ज्यादा इंटरेस्ट देगा, वो हमें ज्यादा बेनिफिट देगा। ठीक है, तो फिजिबिलिटी रूल इज कंपैरिजन बिटवीन ए बिजनेस एंड ए बैंक, एंड कंपैरिजन रूल इज एक्चुअली बिजनेस वर्सेस बिजनेस। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये रूल्स भी डिफाइन कर लिए कि इन ऑप्शंस को, इन चीजों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे जनाब दो यूजेज प्रेजेंट वैल्यू के। एक्चुअली तो दोनों में प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। नेट प्रेजेंट वैल्यू में एक दफा नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, और आईआरआर में दो दफा नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, और इसके बाद आपने तीसरा स्टेप ये करना होता है। तो दो बिजनेसेस का आपस में कंपैरिजन, या बिजनेस और बैंक का आपस में कंपैरिजन जो है, जिसे हम फिजिबिलिटी रूल कहते हैं, उन दोनों के रूल्स हैं वो हम लोगों ने अब डिस्कस कर लिए। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी मजे की जो है ना वो चीज बताते हैं कि अगर हम लोग जो आईआरआर रेट होता है, ये एक रेट होता है ना, फॉर एग्जांपल ये होगा 10% या 11%, जो भी होगा, ये एक परसेंटेज रेट होगा। अगर हम एक बिजनेस की एनपीवी फाइंड करें एट आईआरआर, तो वो जीरो आएगी। ये एक प्रॉपर्टी है जो आपने याद कर लेनी। ठीक है, ये आईआरआर की एक निशानी भी है, और कुछ लोग जो है ना वो इसको आईआरआर को फाइंड करने का ये तरीका भी बताते हैं कि आप एक इक्वेशन बनाएं जिसमें बिजनेस के इनफ्लोज की या आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें, और वो जीरो हो जाए, तो वो जिस रेट पे जीरो होगी वो आईआरआर होगा। ठीक है जी, तो आईआरआर को फाइंड आउट करने का एक तरीका तो हमने ये देखा कि हम लोग क्या करें, हम लोग दो रेट्स लें, A% और B%, और उसके ऊपर जो है ना वो आईआरआर का फॉर्मूला लगाएं, वो A% प्लस एनपीवी एट ए, वो जो भी फॉर्मूला था वो यहाँ लगाएं। दिस इज द मेथड वन टू फाइंड आउट द आईआरआर। मेथड टू आईआरआर का ये है कि हम लोग इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करें। हम फर्स्ट करें, बात करते हैं जी कि एक बिजनेस है जिसके कुछ आउटफ्लोज हैं और उसके कुछ इनफ्लोज हैं। तो इस चीज को ज़हन में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज, आउटफ्लोज जो है ना वो नेगेटिव लिखते हैं, तो हम इसके लिए ब्रैकेट लगा देते हैं या इसको हम नेगेटिव लिख देते हैं, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज। और ये प्रेजेंट वैल्यू किस रेट के ऊपर, आईआरआर के रेट के ऊपर। जब हम इन दोनों को जमा करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज एट आईआरआर is equal to present value of outflows at IRR। ठीक है जी, इस चीज को भी आप यूज कर सकते हैं। तो जब हम लोग किसी बिजनेस की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं आईआरआर वाले रेट के ऊपर, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू जीरो आती है। या फर्स्ट करें कि हम एनपीवी फाइंड कर रहे हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू एक बिजनेस की, और वो जीरो आ जाती है, तो हम कहेंगे कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि जिस रेट पे ये एनपीवी फाइंड आउट हुई है, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू आईआरआर। ठीक है जी, तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एनपीवी एंड आईआरआर, कि अगर हम नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें उस रेट के ऊपर जो कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, तो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो आएगी। ठीक है जी, इस प्रॉपर्टी को एग्जामिनर इस तरीके से और इस तरीके से भी टेस्ट करता है। ठीक है जी, हम लोग एनपीवी और आईआरआर के क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जी, एनपीवी फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है या आईआरआर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है। ये चीजें तो मैं नहीं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक तरीका ये है कि जी दो प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए वो आपको कहता है, और एक ये है कि मिसिंग फिगर आईआरआर के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए। तो ये वही कॉन्सेप्ट है जो भी हम लोगों ने पढ़ा ना,
कि प्रेजेंट वैल्यू एट IRR इज इक्वल टू 0। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ये वाले सवाल सॉल्व होते हैं। दो प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करने के रूल बड़े सिंपल से हैं, या तो आप उसको एनपीवी मेथड से सॉल्व कंपेयर कर लें या IRR मेथड से कंपेयर कर लें, दोनों मेथड से आंसर जो है ना वो सेम ही आता है। ठीक है जी, हम लोग चलते हैं जी क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन, यू आर ट्राइंग टू चूज बिटवीन टू प्रोजेक्ट्स, दो प्रोजेक्ट्स आप उनके दरम्यान में चूज कर रहे हैं, एंड यू डू नॉट हैव सफिशिएंट फंड टू एक्सेप्ट बोथ प्रोजेक्ट्स। ठीक है, आपने एक ही प्रोजेक्ट चूज करना है। ईच प्रोजेक्ट कॉस्ट 80,000, दोनों प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है, जो आउटफ्लो है, वो 80,000 रुपए है। प्रोजेक्ट ए जो है वो 25,000 तक पे करेगा फॉर 4 years एंड प्रोजेक्ट बी पेज 20,000 फॉर 5 years। इफ योर रिक्वायर्ड रिटर्न इज 14%, विच प्रोजेक्ट शुड यू चूज एंड बाय। दो प्रोजेक्ट्स हैं, इन दोनों प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज दिए हुए हैं। अगर आपको ये चूज करना हो कि दो प्रोजेक्ट का कंपैरिजन करना है तो कौन से मेथड से करें, तो एनपीवी सबसे सिंपल मेथड है और ये सबसे ज्यादा अच्छा समझा जाने वाला, बेसिक्स लेवल पे ये बहुत ही जो है ना वो लोग इसको प्यार करते हैं कि एनपीवी का जो मेथड है वो ज्यादा बेहतर है। तो आपने एनपीवी के मेथड से दोनों प्रोजेक्ट्स की एनपीवी फाइंड आउट करनी है। किस रेट के ऊपर? 14% के ऊपर। और जिसकी एनपीवी ज्यादा होगी, हायर एनपीवी होगी, दैट प्रोजेक्ट विल बी सिलेक्टेड या एक्सेप्टेड। तो अगर हम एनपीवी की बात करें, आपको मैंने एनपीवी फाइंड आउट करने के लिए जो शीट्स दी हुई हैं, जो कैलकुलेशन शीट्स दी हुई हैं, आप उनमें जब ये वैल्यूज पुट करेंगे तो यू विल फाइंड आउट द आंसर कि इनमें से किसकी एनपीवी ज्यादा बेहतर है। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पाकिस्तान बैंक लिमिटेड क्वेश्चन। अच्छा जी, पाकिस्तान बैंक लिमिटेड क्वेश्चन जो है ना, ये भी दो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स के ऊपर काम कर रहा है। या तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आपने इंस्टॉल कर लेना 9 लाख रुपए का, ठीक है जी, या इसको 30,000 पर मंथ के ऊपर आपने उधार पे किराए पे चला लेना है। द मनी इज वर्थ 12% मंथली एंड द लाइफ ऑफ द कंप्यूटर इज 5 years। तो 5 सालों के लिए आपने जो है ना वो ऑप्शन को कंपेयर करना है। दो ऑप्शन आपके पास। बालाजी, दो ऑप्शन है, या तो आप इसको परचेज कर लें या आप इसको जो है ना वो उधार पे चला लें। जब आप इसको परचेज कर लेंगे तो आपको एक आउटफ्लो देना पड़ेगा 9 लाख रुपए का, ठीक है जी। और अगर आप इसको हायर कर लेंगे तो आपको 30,000 पर मंथ जो है ना वो आउटफ्लो देना पड़ेगा, ठीक है जी। इसकी जो सालवेज वैल्यू है आज से 5 सालों के बाद, वो है जी 2 लाख रुपए। तो आपको सालवेज वैल्यू सिर्फ उस वक्त मिलेगी अगर आपने इसको परचेज किया होगा, क्योंकि अगर आप इसको किस्तों पे चला रहे हैं, अगर आप इसको उधार पे, जैसे अक्सर लोग जो है ना वो जनरेटर शादी के दिनों में जो है ना वो उधार पे चला लेते हैं, और फिर अगर वो चला रहे हैं तो वो उसके मालिक नहीं है, तो जब वो खराब होगा तो फिर जो है ना वो आप उसको बेच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जिसका है वो उसको खुद बेचेगा, ठीक है जी। इट इज कॉन्ट्रैक्टेड। अच्छा, it is estimated that if the bank decide to purchase, it will have to enter into a maintenance contract for rupees 10,000 per month। अच्छा, बैंक अगर परचेज करता है तो ना सिर्फ उसको 9 लाख रुपए देने पड़ेंगे, बल्कि उसको 10,000 पर मंथ फिर भी देना पड़ेगा। तो दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि या तो आप इसको परचेज कर लें, उस केस में आपके तीन डिफरेंट टाइप के कैश फ्लोज है। 9 लाख रुपए अभी देना पड़ेगा, आज से 5 साल के बाद 2 लाख रुपए आपको मिलेगा, और अभी से ही हर महीने के एंड पे आपको 10,000 रुपए पर मंथ जो है वो देने पड़ेंगे। तो क्या इसको परचेज करना चाहिए या हायर कर लेना चाहिए 30,000 पर मंथ के ऊपर? तो ये कैश आउटफ्लो है जो आज होना है। ये 10,000 पर मंथ का कैश आउटफ्लो है जो आज से अगले 5 सालों तक हर महीने आपको देना पड़ेगा। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू आप फाइंड आउट करें, और ये जो 30,000 है, ये जो हर महीने आपने देना है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें। तो जिसकी प्रेजेंट वैल्यू हायर होगी, दैट ऑप्शन विल बी सिलेक्टेड, ठीक है जी। तो ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें आपको डिफरेंट टाइप के कैश फ्लोज दिए हुए थे और आपको ये कहा गया था कि आपने जो है ना वो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बैक इन सोन इन कॉर्पोरेशन हैज एस्टिमेटेड दैट ए प्रपोज प्रोजेक्ट 10 years annual net cash benefit received each year will be rupees 2500 with an additional terminal benefit of rupees 5,000। अब जो टर्मिनल बेनिफिट होता है वो स्क्रैप वैल्यू को ही कहते हैं, कि जब हम इसको टर्मिनेट करेंगे तो उस वक्त हमें मजीद क्या बेनिफिट मिलेगा, उसे हम टर्मिनल बेनिफिट कह सकते हैं। एट द एंड ऑफ 10th ईयर, assuming the IRR is 8%, कैलकुलेट द इनिशियल कैश आउटले। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, ठीक है जी। नॉर्मली आपको क्या दिया होता है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट दी होती है जिसे हम आउटफ्लो कहते हैं, और इनफ्लोज दिए होते हैं, और आपने जो है ना वो IRR फाइंड आउट करना होता है।
लेकिन इस दफा IRR दे दिए इस सवाल में, आपको इनफ्लोज भी दे दिए। देखिए 2500 का आपको पर मंथ मिलेगा, बेनिफिट कितनी देर तक, 10 सालों तक, और आपको 10वें साल के एंड पे 5000 रुपए भी मिलेंगे, लेकिन आउटफ्लो नहीं दिया हुआ। तो ये कोई टेक्निकली स्पीकिंग ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, हम बात करते होते हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू एट IRR ऑफ कैश आउटफ्लोज, ठीक है जी, हम माइनस में लिखते होते हैं, प्लस नेट प्रेजेंट वैल्यू एट IRR ऑफ कैश इनफ्लोज, इन दोनों को जमा करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू एट IRR ऑफ इनफ्लोज इज इक्वल टू नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये वाला जो माइनस था ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, एट IRR ऑफ कैश आउटफ्लोज शुड बी इक्वल टू, शुड बी इक्वल। तो इनफ्लोज आपको सारे दिए में, ये वाला इनफ्लो है 2500 पर मंथ का, इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें पर ईयर का, और ये 5000 जो है जो आपको आज से 10 साल के बाद मिलना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें। वो सारी प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे लिखें तो वो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज के इक्वल हो जाएगी, विच इज योर कैश आउटले। ठीक है जी, आउटले कैश आउटले के इक्वल है, राइट। तो ये कैलकुलेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। डेफिनेटली सवाल को समझाना मेरा मकसद था, कैलकुलेशन इंशाल्लाह अब आप लोग कर लेंगे। तो ये सवाल जो है ये अब आप लोगों ने करना है।